अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज़ आप लोग मुझे बता दिए कि आप लोग को आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से चैट मैसेजेस ओपन हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। सही सारी चीज़ें ओपन है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो मुझे प्लीज़ उसका भी बता दिएगा। हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो हेलो, सही 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 आवाज़ सही आ रही है। हम बस स्टार्ट करते हैं जैसे ही हमारा काउंट 2 लोग और ज्वाइन कर लेंगे, हम इसको किक ऑफ कर देंगे सेशन को। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम हुज़ैफ़ा ग़ौरी, बीटा एमएलएस से, और आज के हम सेशन के अंदर रैग को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से रैग इम्प्लीमेंट होता है। और अच्छा, आप लोग मुझे प्लीज़ एक दफ़ा मैसेजेस में लिख दिएगा मीटिंग की कि आप लोग को आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन सही दिखाई दे रही है, कोई लैग ना हो किसी किस्म का। और मैंने प्रेजेंटेशन शेयर करी हुई है करंटली, तो आप लोग को वो ही नज़र आ रही है। अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन जितनी भी मैंने रिसोर्सेज बनाई हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, और एक छोटा सा फॉर्म है 2 स्टेप्स का, तो बस वो आपको लास्ट में फिल करना होगा फॉर द अटेंडेंस। एंड सारी रिसोर्सेज दे दी जाएंगी, और पर्क ऑफ द इवेंट ये है कि आप लोग को एक एपीआई दी जाएगी एज्योर ओपन एआई की, जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो एपीआई 3 दिन तक खुली हुई होगी आई गेस। सॉरी, 24 दिसंबर के रात 12 बजे बंद हो जाएगी। यस, तो आप लोग के पास एक एपीआई होगी एज्योर ओपन एआई के थ्रू, तो जो हमारे पर्क्स में होता है वो हम देते हैं। ओके, सो आज हम शुरू कर रहे हैं रैग इम्प्लीमेंटेशन विद ओपन एआई एलएलएम, दैट्स जीपीटी। आई एम हुजैफा गौरी एंड आई एम बीटा एमएलएस एंड सो हेलो। फार माय इन माय इंट्रोडक्शन। यस, आवाज़ तो मुझे सही आई है। किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ नज़र नहीं आ रहा तो लेट मी नो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ रही है सलाम, मेरी? आवाज़ तो बिल्कुल है। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी। मुझे लग रहा है या तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो है। हम इस सेशन में रैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जी, हम लोग इसके अंदर रैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक पूरे प्रैक्टिकल वर्क भी मैंने पूरी बनाई हुई है, एक कोड रैक को पूरा तैयार किया थियोरेटिकल हुआ पढ़ेगी या है। दोनों चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन मैंने एक प्रैक्टिकल वर्कबुक इसकी बनाई हुई है, नोटबुक रेडी करी हुई है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा जब हम प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन लोगों को रन टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको चला के देखना है, वो लोग उसको चला सकते हैं, एंड कोई भी एरर आते हैं तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। जी, ठीक है? थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था बस। ठीक है। ओके, तो आई एम मुज़फ़्फ़र गौरी एंड बाय डोमेन या स्पेसिफिक मेरी स्किल्स के अंदर स्किल्स के अकॉर्डिंग मैं डेटा इंजीनियर हूँ, और डेटा इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट,
डेटाबेस और कुछ ऐसी भी स्किल्स आती हैं आसपास की जिसको यूज़ करते हुए मैं एक डेवलपमेंट स्टैक भी पूरा कर लेता हूँ अपना। तो सो फार मेरी स्किल्स के अंदर मौजूद हैं ये सारे स्टैक्स जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक MLSA हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। और बीइंग ए स्टूडेंट एम्बेसडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ या जो स्किल्स मुझे आती हैं वो मैं हर मंथ के अंदर कोई ना कोई एक सेशन करा के दूसरों को सिखाऊं, उसकी छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराऊं या जैसे भी, बट इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं कुछ ना कुछ उसके अंदर सिखाऊं। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, अब हम आज के सेशन के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बाद बात कर लेते हैं। हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे सबसे पहले LLMs का। LLMs क्या होते हैं? अच्छा, रैक कोई भी LLM यूज़ करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको जेमिनी यूज़ करना है आप जेमिनी कर सकते हैं, लामा यूज़ करना है आप लामा यूज़ कर सकते हैं, और जीपीटी यूज़ करना है तो आप एक्सक्यूज जीपीटी मी। कर सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, सर इसकी स्लाइड्स वगैरह शेयर हो जाएंगी? जी जी, मैं आप लोग को सब शेयर करूंगा। ओके। सॉरी गाइस, बस ज़रा तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे LLMs का ओवरव्यू लेंगे, जीपीटी को देखेंगे, जीपीटी किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। और कुछ क्वेश्चंस मैं सब इसको शुरू करने से पहले आप लोग को करूँगा, तो प्लीज़ उसके अंदर थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए किस चीज़ में मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम लगाना है। और फिर हम रैक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं थोड़ा सा उसको देखेंगे, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग क्या होती है, कैसे काम करी जाती है वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर, एम्बेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। इसके अंदर हम लोग को एक चीज़ और देखनी है, या कह लें कि एक छोटा सेगमेंट होगा जिसके अंदर LLM को कनेक्ट कराएंगे अपने वेक्टर डेटाबेस से। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, और आखिर के अंदर जब हम प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आप लोग को जब तक मैं शेयर कर चुका हूँ अपना जो भी मैंने एक वर्कबुक रेडी करी है वो, उसके अंदर एज़्योर की ओपन एआई की चीज़ें लगी हुई हैं, ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स डले हुए हैं। एंड उसके बाद आप लोग को एक स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन में बनाकर दिखाऊंगा जो ऑलरेडी मैंने रेडी करी हुई है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कोड का और उसको चलाकर दिखाऊंगा। और आप लोग को इसके अंदर ये करना होगा कि छोटा सा एक टास्क होगा आप लोग का कि आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को इम्बेड करें और यूज़ केस बना के एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं जो आपके पास 3 दिन तक अवेलेबल होगी API। तो उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसके बाद जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिएगा, और मेरे लिए ज़रूर इशू क्रिएट करिएगा कि आप लोग का कोटा खत्म हो गया और API अब रिप्लाई नहीं दे रही। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। हमारे पास क्या चीज़, छोटा सा हम ओवरव्यू LLM का लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मुझे आप लोग से 2 क्वेश्चंस करने हैं कि अच्छा आप लोग अपना थम्स अप से भी रिप्लाई दे सकते हैं इसका कि डेली लाइफ में कितने लोग जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं रोज़ाना? ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑलमोस्ट हम सभी करते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर छोटी सी एक एक क्वेश्चन ये है कि एक तो हम जीपीटी यूज़ करते हैं और एक जीपीटी को कह लें कि एक तो जीपीटी को हम जीपीटी से हेल्प लेते हैं और एक जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, लाइक अपने उसके उसको उसका जो भी यूज़ केस है ना जिस चीज़ के लिए वो बना है उसको निचोड़ लेते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर रहे होते हैं? वो लोग अपने हैंड रेज़ करें, लाइक उसको एक पूरा कैरेक्टर बता के एंड देन उससे फिर चैटिंग करते हैं। अच्छा, जीपीटी के साथ ये अच्छी बात है, कोई 2-3 लोग हैं ऐसे। जीपीटी को अगर आप लोग को सही तरीके से पूरा यूटिलाइज़ करना है तो आप उसको एक छोटा-सा स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट दें हमेशा कि यू आर दिस और दैट और आप मेरी इस बारे में हेल्प करोगे, एंड देन वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज प्रिंट कराएगा कि आई एम गुड टू गो, अब आप पूछ सकते हैं आपका जो भी मसला है। और उसके बाद जो वो आपको आंसर्स देगा वो बहुत रिफाइंड होंगे और आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन जब हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसकी वजह से हमें 2-3 प्रॉम्प्ट उसको देने होते हैं। जी माज़ भाई, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी हैंड रेज़ हुआ हुआ है। अच्छा, आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो आगे चल हाँ। सॉरी सर, गलती गलती से हाँ, हाँ, हैंड रेज। कोई बात नहीं, नो वरीज़। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन थे मेरे अभी, बाकी आगे भी करेंगे हम। आगे चलते हैं। हम लोग आ गए थे ओवरव्यू ऑफ LLM एंड रैग, LLM एंड जीपीटी, सॉरी। ओके, तो LLMs क्या है? LLMs एक ऐसे लार्ज लैंग्वेज, अच्छा स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और एक ऐसे मॉडल हैं ये जो एक बहुत बड़े कॉर्पस के ऊपर ट्रेन हुए हैं। एक ऐसा डेटा जो जिसके अंदर शायद
दुनिया भर का जितना इंटरनेट का डेटा उस सबको डेटा को यूज करते हुए ये ट्रेन हुआ हुआ है, जितना अवेलेबल डाटा है। इसका मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा मतलब है कि बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मैं उसके अंदर ये नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट गलत होगी सारा डेटा, क्योंकि क्या अक्सर हम लामा इंडेक्स भी यूज कर रहे हैं, लामा के भी कुछ मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर वैसे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हर मिनट हर लम्हे पे नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से लाइन गलत हो सकती है। फिर क्या है कि जीपीटी एक एलएम की टाइप है, तो वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो ओपन एआई ने बनाया है, तो उसका नाम उसने रखा है अपना जीपीटी। अच्छा, फिर उसके बाद कि हर एलएम, कोई भी एलएम उनकी एक कॉमन कैपेबिलिटीज होती हैं। ओके, सबसे पहले उनकी कैपेबिलिटी होती है, या कोई कह लें कि उनकी खासियत ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्या सिचुएशन उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक डेटा और एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं। और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं। तो उनको जितनी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं ऑलमोस्ट। अगर आप लोग कभी उर्दू में बात करके देखें तो वो कभी हिंदी पे चला जाता है, फिर देन आप उसको बताएं कि आई एम टॉकिंग उर्दू या कुछ भी करके, तो वो आपको उर्दू के अंदर जवाब देता है, पूरा उर्दू में ही लिख कर देता है। रोमन उर्दू लिखेंगे तो रोमन में आपको जवाब देगा। सॉरी। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे पास एलएम्स की? एक तो है कि चैटबॉट्स हम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट समराइजेशन कर सकते हैं इनसे, जो हम ऑलरेडी करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। कोडिंग असिस्टेंस ले सकते हैं, ये भी हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। ओके, आई गेस कुछ लोग ग्रुप में लेटा हैं, एक मिनट में उनको दोबारा लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में, एंड आई शुड पिन इट आई गेस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, सॉरी। ओके, आई एम बैक। कुछ लोग लेट हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा मैं छूट गया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। सर आप कंटिन्यू रखिए, अगर कोई आता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज ये कर दीजिएगा। आई गेस थोड़ा सा आज मेरा एक जो बैकअप है वो गायब है। ओके, तो हमने एलएम्स को देख लिया, अब जीपीटी के ऊपर चलते हैं। जीपीटी क्या है? जीपीटी एक ऐसा एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई ने बनाया है। इसका पर्पस है कि वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट या ह्यूमन लाइक बिहेवियर के अंदर काम करे, उसी को उस ह्यूमन के तरीके से ही जवाब दे, और उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और इसको कहा जाता है कि उसी के लिहाज से या लहजे में उसको जवाब दे। अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है इन सबकी, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लाइक डेटा के ऊपर काम करना, ट्रेनिंग करना, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही कहलाता है। अच्छा, अब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट है जो जो जनरेट कर रहा होता है, टेक्स्ट जनरेट कर रहा होता है, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है एलएम्स के पीछे, उसके अकॉर्डिंग करते हो। तो ट्रांसफॉर्मर की एक अलग दुनिया है, तो आप लोग वो भी डीप डाउन में पढ़ सकते हैं कि इसके बैकएंड पे और क्या टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आपको पीछे की तरफ मूव करना है तो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, एंड देन दूसरे कुछ डिफरेंट और भी मॉडल्स हैं, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। और अगर आपको आगे की तरफ मूव करना है तो वो आखिर में बताएंगे कि आपको आगे की तरफ और क्या क्या है। इसके अंदर हम बहुत बेसिक रैक देखने वाले हैं, और थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर रैक क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आप लोग को वर्बली बताऊंगा। सॉरी। अच्छा, जब हमारे पास ये सारे नहीं लॉन्च हुए थे, लाइक एलएलएम वगैरह, तो लोग जो है ट्रांसफॉर्मर्स को ही यूज करते हुए पीडीएफ समराइजर्स बनाते थे, और ट्रांसफॉर्मर्स को ही यूज करते हुए अपने कंटेंट जनरेशन करवाना, और ये सारी चीजें, ट्रांसलेटर्स बनाना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करते हुए करते थे। फिर देन उसका एक आगे का लेवल आया कि बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, और एक अच्छा न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन बनी, जिसके अंदर फिर हमने जीपीटीज को अचीव करा। तो दैट्स हाउ जीपीटी कम्स इन द मार्केट। अच्छा, ये हमारा छोटे से ओवरव्यू के बाद अब मेन चीज़ आती है रैग। रैग क्या है, रैग किस तरीके से लगता है, और रैग क्यों यूज़ होता है? अच्छा, रैग की फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल से तो हमें पता चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ रिट्रीव कर रहे हैं। ऑगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को इन्हांस करना, बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को किसी गुड वे के अंदर बढ़ाना, और जनरेशन का मतलब है जनरेट करना। और अच्छा, एक रैग जो है एक एडवांस टेक्निक है जो आपके लैंग्वेज मॉडल्स के जवाब को इन्हेंस कर देती है, और इसको ऐसे कह लें कि
रैक को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं ऐसी एप्लीकेशंस बनाता हूँ जो मेरे यूज केस के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ऐसा चैटबॉट जो मेरे यूज केस के अकॉर्डिंग ही चले और वो उसके पास कोई बड़ा डेटा तो ना हो अवेलेबल, या उसको वो उसमें से जवाब ना दे, बल्कि जो मैंने सिर्फ डेटा प्रोवाइड करा है उसी के अकॉर्डिंग चले। तो उसके अंदर जो मैंने पहले कहा था कि आप लोग प्रॉम्प्ट देते हैं जीपीटी को, देन फिर वो आपके साथ और अच्छा चलता है, तो रैग इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ डायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि एलएम्स को हम इसके अंदर कंबाइन करते हैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। एक इसका ओवरव्यू हाई लेवल व्यू ये है कि हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज या एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके साथ एलएम को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, पर्पस हमें पता है कि पर्पस हमारा क्या है कि हमें एक हाईली एक्यूरेट आंसर्स चाहिए, या हमें रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज चाहिए, या हमें अपने यूज केस के अकॉर्डिंग जो है आउटकम्स लेने। ओके, फोकस क्या है कि हमें डोमेन स्पेसिफिक और डायनामिक डेटा एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बनाने हैं जो हमारे बिजनेस को या हमारे यूज केस को हेल्प करें ऑब्वियसली। अच्छा, रैक के बाद अब हमारे पास के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं इसके, और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें फुलफिल करनी है इसको अप्लाई करने के। तो इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं, रिट्रीवल और जनरेशन। जो मैंने पहले बताया भी आप लोगों को कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के अंदर जो आप लोगों के पास रिट्रीवल का पार्ट है वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है। ऑगमेंटेशंस उसको मतलब एनहांस करने के वर्ड में यूज़ हुई है, रैक को पूरे करने में। जनरेशन का मतलब है कि एक लैंग्वेज मॉडल यूज़ हो रहा है जो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर दे रहा है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के क्या कहते हैं डोमेन के अंदर, या कह लें इस छोटे से सेगमेंट के अंदर ही आता है कि हम जो भी डेटा उसको देते हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली अप टू डेट होता है। लाइक अगर मेरी कोई कंपनी है या उसका कोई सेल्स का डेटा है तो वो मेरे अकॉर्डिंगली आज के टिल डेट वो अप टू डेट है। और अगर उसके साथ मैंने कोई एलएम कनेक्ट कराया हुआ है तो वो मेरी एक रैक की छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई है जो मेरे अप टू डेट डेटा के ऊपर मुझे आंसर्स ला कर दे रही है। तो क्या आप लोग को अभी तक चीजें समझ में आ ये थोड़ा सा रिपीट करिएगा, ये जो भी बताया अप टू डेट वाला। अच्छा, जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है या जो भी नॉलेज बेस है, फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा एक ऑटोमेशन करी हुई है, छोटी सी ऑटोमेशन करी हुई है कि जो मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ और हर मिनट मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा है, हर मिनट मेरे पास कुछ ना कुछ सेल्स का डेटा जनरेट हो रहा है। और अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे अभी 2 मिनट पहले एक ऑर्डर आया जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ऑर्डर था, बहुत ज़्यादा उसके ना सेल बहुत बड़ी हो गई। मेरे स्टैट्स चेंज हो गए, सही है। अब क्या हुआ कि वो जो डेटा था वो मेरे डेटाबेस के अंदर एंटर हो गया और मेरी सारे नंबर्स बदल गए, लेकिन अब मैंने उसके साथ एक एलएम कनेक्ट कराया हुआ है अपने पास जो मेरे उस सेल्स के डाटा के ऊपर मुझे आंसर्स ला कर देता है। तो अभी अगर उससे मैंने 2 मिनट पहले अपना टोटल प्रॉफिट पूछा होता तो वो कुछ और होता, और अब मैं 2 मिनट बाद ये ऑर्डर आने के बाद उससे कुछ पूछा तो वो कुछ और है। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मेरी डोमेन के स्पेसिफिक अप टू डेट डेटा के ऊपर मुझे मेरे जवाबात ला कर दे रहा है। तो ये एक बहुत कहेंगे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड यूज केस होता है हमारा रैक का। तो इज इट क्लियर? यस यस यस। अच्छा, अब रैक का एक हाई लेवल व्यू दोबारा ले लेते हैं कि किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं और कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी। रैक की हमेशा 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, एक मिनट। ओके, सो सबसे पहले होता है कि यूजर ने एक क्यूरी दी, ये तो एक कॉमन है। वो चीज इनिशिएट जब होगी जब एक्टिवेशन फंक्शन कोई चलेगा। यूजर की क्यूरी आई हमारे पास, क्यूरी आती ही सबसे पहले उस क्यूरी के अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास अवेलेबल, मेरे उसके अंदर क्या कहते हैं डेटाबेस के अंदर, वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट उठ के आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट उठ के आएगा, मेरी क्यूरी के साथ कनेक्ट होगा और वो चला जाएगा एलएलएम को जहाँ पे ऑगमेंटेशन परफॉर्म होगी और जनरेशन होगी। अब हुआ क्या, जब मैंने यहाँ से कह लें कि इनपुट क्यूरी आई, यूजर ने मुझे क्यूरी दी जो कि अच्छा आगे बढ़ी रहेगी ना, ठीक है। यूजर ने मुझे क्यूरी दी और वो क्यूरी का यहाँ से रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स होकर आए। सबसे पहले वो क्यूरी यहाँ से एंटर होगी, यहाँ से दोनों तरफ से क्यूरी एंटर होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्यूरी आई है यूजर की वो सबसे पहले यहाँ से घूम के इसके पास भी जाएगी या कॉपी बन जाएगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सबसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही क्यूरी आई वो क्यूरी एक मेरे डॉक्यूमेंट्स या मेरे डेटाबेस के अंदर गई और वही क्यूरी मेरे पास आगे आगे एक स्टेज पे एलएलएम के पास सेव हो गई, रुक गई। एलएलएम को नहीं गई, एक स्टेप पहले दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ से आए डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो उस क्यूरी से रिलेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटाबेस उठ कर आए। अगर मेरे डेटाबेस के अंदर 10 डॉक्यूमेंट्स हैं और यूजर ने जो क्यूरी करी है वो 2 डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है तो सिर्फ वही 2 डॉक्यूमेंट्स उठ कर आए, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट ना उठ कर आए।
रिपीट भी हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट 2 दफा आ जाए। अच्छा, अच्छा सर, इसके बाद ये जो बोलिए। फाइंड करना है, ये जो 2 डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, ये इसके लॉजिक हम खुद लगाएंगे या ये एलएलएम का काम है? अच्छा, इसके अंदर ना एम्बेडिंग्स का काम होता है। एलएलएम का एक छोटा सा मॉडल होता है, एम्बेडिंग मॉडल होता है, ये उसका काम होता है। ओपन एआई के अपने एम्बेडिंग मॉडल्स हैं अलग-अलग, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज़ करा हुआ है। समटाइम्स हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं जब सिर्फ हम बहुत बेसिक लेवल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर देन जब आप डीप डाउन जाते हो तो आप इन चीज़ों को और उसके अंदर पढ़ते हैं। तो अच्छा, होता क्या है बेसिकली, क्यूरी जो है वो 2 एलएलएम्स लगे हुए होते हैं। एक हमारा जो बिल्कुल एज पर लगा हुआ है, जो यूज़र को रिस्पॉन्स देगा, और एक एलएलएम वो जो हमारा डेटाबेस को क्यूरी करेगा। तो 2 लगे हुए होते हैं। तो वो एलएलएम या वो मॉडल जो, अच्छा बेसिकली उसको एलएलएम तो नहीं कहेंगे, मॉडल कह देते हैं। एक रिट्रीवर मॉडल होता है जो डेटाबेस के साथ लगा हुआ होता है। तो उससे क्या होगा कि वो मॉडल मेरे डेटाबेस में से सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स मुझे रिट्रीव कर देगा जो मेरी क्यूरी से रेलेवेंट हैं, और कोई डॉक्यूमेंट उठाकर नहीं देगा। सॉरी सॉरी गाइस। अच्छा, रिट्रीवल फेज हो गया, इनपुट क्यूरी आई, रिट्रीवल फेज हुआ, और वेक्टर डेटाबेस के अंदर से जो भी मेरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकल के आ गए। अब ऑगमेंटेशन परफॉर्म होगी। ऑगमेंटेशन परफॉर्म कैसे होती है कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ होता है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल होता है जिसके अंदर मेरे सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आके कनेक्ट होते हैं। उसके नीचे छोटा सा प्रॉम्प्ट अगर और डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का वेरिएबल होता है, उसके अंदर जो यूजर ने क्यूरी करी है वो उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि ये ऑगमेंटेशन परफॉर्म हो जाती है, इन्हेंसमेंट परफॉर्म हो जाती है आपके मॉडल के अंदर या आपकी एप्लीकेशन के अंदर। ऑगमेंटेशन परफॉर्म होने के बाद ये जो पूरा कह लें कि एक बड़ा प्रॉम्प्ट बनता है या एक रिफाइंड क्वेश्चन बनता है, ये एलएलएम को जाता है, एलएलएम एक जनरेट करता है फाइनली एक बहुत रेलिवेंट आंसर इसका जनरेट कर देता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे। अब क्या है, यूजर ने इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे दी थी क्यूरी, इंटरप्राइज एप्लीकेशन के पीछे एक डेटाबेस लगा था जिसको हमारी क्यूरी यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं गई भी। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे गई, अगर क्यूरी यहाँ पे जाए और यहाँ पे वो एम्बेडिंग मॉडल लगा हुआ है, जिसको क्यूरी मिल गई, जिसको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, और क्यूरी मिलने के बाद और डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसने यहाँ पर आके वेक्टर डेटाबेस से डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स हुई। कौन सी जो यूजर क्यूरी गई है वो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग करेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं वो देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट प्लस क्यूरी प्लस इनहेंस्ड कॉन्टेक्स्ट। तो प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा था, क्यूरी जो यूजर ने दी थी, और इनहेंस्ड कॉन्टेक्स्ट मतलब जो डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए हैं वो, और ये एलएलएम को जाएंगे। एलएलएम इसके ऊपर से एक पूरा एक प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा रेलेवेंट आंसर निकाल कर देगा जो इंटरप्राइज ऐप पे यूजर को शो होगा। तो ये अभी तक आप लोग को क्लियर है या थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन करूं? सर अभी समझ हम तो इसकी लग गई, एप्लीकेशन, अगर आप इसको जी शॉर्ट ओवरव्यू दोबारा दे दें, समझ तो लग गई ठीक है है, एक बार जरा। ठीक है। हमारे पास 4 फेजेस हैं। सबसे पहले इनपुट क्यूरी है। इनपुट क्यूरी हमारी सबसे पहले जाएगी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में से पकड़ेगी वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उस क्यूरी से रिलेटेड हैं। उसके बाद वो वेक्टर डेटाबेस से जब निकल कर आएगी बाहर, तो एलएम में जाने से पहले एक छोटा सा कोड होगा हमारा जो उसके अंदर ऑगमेंटेशन परफॉर्म करेगा उन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, और जो यूजर क्यूरी है उसको कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा एक पैकेज बन के एलएलएम को जाएगा। एलएलएम इस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज। हेलो। माइक म्यूट हो गया। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज मेरी कहाँ से सर कट गई? आपकी बस ना सर, आवाज इनहांस आपने लास्ट मिनट बोला था, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आई है। ओके, जब मैं आपको हाई लेवल इसका दोबारा से ओवरव्यू दे रहा था तब। जी जी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यूजर की इनपुट क्यूरी आएगी, वो डेटाबेस से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पकड़ेगा, ऑगमेंटेशन परफॉर्म होगी, और वो इनहांस्ड कॉन्टेक्स्ट जो है एलएम को जाएगा, और एलएम उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट जनरेट कर देगा। बस इतना ही कहता, तो इज इट क्लियर? सर जी सर समझ लग गया, ये एम्बेडिंग मॉडल का कब यूज हो रहा है हम, ये थोड़ा सा ये बीच में एम्बेडिंग मॉडल।
अच्छा, एम्बेडिंग मॉडल कब यूज हो रहा है? एम्बेडिंग हमारा मॉडल यूज हो रहा है वेक्टर डेटाबेस से पहले। एग्जैक्टली क्या होता है कि यूजर ने जो क्यूरी दी है वो यहाँ से जाती है एम्बेडिंग मॉडल के अंदर। एम्बेडिंग मॉडल उस क्यूरी के अकॉर्डिंगली वेक्टर डेटाबेस को क्यूरी करता है। यहाँ लिखा हुआ है क्यूरी एंड एम्बेडेड क्यूरी। क्यूरी जो आती है वो जी उसको जी रेलेवेंट कीवर्ड्स के अंदर तोड़ता है, उसके टोकन्स बनाता है और सर्च मारता है वेक्टर डेटाबेस को। वेक्टर डेटाबेस में उस टोकन्स के अकॉर्डिंगली जितने भी डॉक्यूमेंट्स उठकर आते हैं वो उस ओरिजिनल क्यूरी के साथ उसका कंटेंट जो होता है वो कनेक्ट होता है और एलएलएम को चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे एम्बेडिंग मॉडल लगा हुआ होता है। जी सर, क्लियर है, कंटिन्यू ठीक करें। है, आगे चलते हैं हम। रैक के एडवांटेजेस क्या है? हमें एक इनहांस एक्यूरेसी मिलती है, कस्टम नॉलेज के ऊपर इंटीग्रेशन हो जाती है हमारी, डायनामिक अपडेट्स मिलती है हमें, टोकन लिमिट हमारी रिड्यूस हो जाती है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पॉइंट कैसे कि भाई इतना बड़ा जब प्रॉम्प्ट जा रहा है तो टोकन लिमिट कैसे हमारी रिड्यूस हो रही है। अच्छा, अब देखें, अगर हमारा इनहांस एक्यूरेसी कैसे अचीव हो रही है हमें पता चल गया। कस्टम नॉलेज इंटीग्रेशन कैसे इंटीग्रेट होती है ये भी हमने पीछे देख लिया। डायनामिक अपडेट्स कैसे मिल रही हैं ये भी हमने उसके ऊपर देख लिया कि हमारा एक सेल्स के डाटा से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब आते हैं हम रिड्यूस टोकन लिमिट पे। अब क्या हुआ कि आपने जीपीटी को डायरेक्ट खोला, आपने यूज करना शुरू करा, आपने अपना पहला प्रॉम्प्ट डाला, उसने पूरे डेटाबेस के ऊपर सर्च मारा, फिर उसने लाके आपको दिया, आपको उसको समझ में नहीं आया, आपने उसको दोबारा उसको बोला, उसने उसको और डिफाइन करा, आपने तीसरा बोला, उसने उसको और डिफाइन करा। यहाँ क्या होता है, आप एक ही हिट मारते हैं और एक ही हिट के अंदर सब कुछ आपको निकाल कर दे देता है वो। जिसके बाद फर्दर क्यूरी के ऊपर समटाइम्स आपका फर्दर क्यूरी आप वैसे तो हमेशा आपका फर्स्ट उसके अंदर ही क्लियर हो जाती है चीज़, या जिसको जो भी करना होता है, जो भी यूज़र होता है उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम उसको दोबारा क्यूरी करते हैं तो स्टिल उसको उससे आगे की ही नॉलेज मिल रही होती है, क्योंकि हमने इसके अंदर मेमोरी भी इंटीग्रेट करी हुई होती है। तो उसको पता होता है कि पहले मैं ये बता चुका हूँ, तो समटाइम्स वो ऐसा भी होता है कि उसको नहीं करता डेटाबेस को क्यूरी और डायरेक्टली जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स आए थे वही दे देता है। बट इसकी कुछ एडवांस अप्रोचेज हैं। उसको कैसे परफॉर्म करना है वो आप लोग आगे खुद से आगे भी जब इसको आगे खुद से क्या कहेंगे रिसर्च करना शुरू करेंगे इसके ऊपर तो आप लोग को चीज़ें मिल जाएंगी इजीली। लैंगचेन के प्लेटफॉर्म से वैसे मैं सारी चीज़ें करता हूँ, सारी चीज़ें वहीं पे लिखी हुई होती हैं। तो रिड्यूस टोकन लिमिट किस तरीके से खत्म, ये इशू किस तरीके से खत्म हो रहा है? क्योंकि हम उसको वो दे रहे हैं, खुद से एक पूरा जनरलाइज प्रॉम्प्ट बना हुआ दे रहे हैं। एप्लीकेशंस हम लोग को पहले भी पता है, अभी हमने पहले भी देखी है, चैटबॉट्स बना रहे हैं, क्यूए सिस्टम्स बना रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग, कस्टमर सपोर्ट के बॉट्स बनते हैं, कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स बनते हैं, वो बनाते हैं हम, और डॉक्यूमेंट सर्च और समराइजेशंस भी इसके ऊपर करते हैं। ये सिर्फ रैक के एप्लीकेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर एलएम भी कनेक्ट हुआ हुआ हो, जहाँ चैटबॉट्स है वहाँ हो सकता है, लेकिन समटाइम्स बहुत सी ऐसे सर्च इंजन भी आप बना सकते हैं जो सिर्फ एम्बेडिंग मॉडल और वेक्टर डेटाबेस को यूज करते हुए एक सर्चिंग कर दे सकता है यूजर को। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम। रैग हमारा यहाँ पे एंड होता है ये वाली स्लाइड पे। तो यहाँ पर लैंग्वेज मॉडल्स क्या है? ओपन आई का जीपीटी है, गूगल का बार्ड तो खत्म हो गया, अब उनका जेमिनी आ गया और अदर एलएलएम्स हैं। वेक्टर डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनकोन है और वीवी8 है, फाइस है और क्रोमा डीबी है। बहुत सारे लोग जो जिनको ओपन सोर्स यूज करना होता है तो फाइस कर लेते हैं, FISS, और अभी हम क्रोमा डीबी करेंगे। एम्बेडिंग्स हैं, एम्बेडिंग एक किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं अभी हम इसको भी देखेंगे, सिमिलैरिटी सर्च क्या है ये भी हम आगे जो हमारा कोड है उसके अंदर हम इसको चेक करेंगे। फ्रेमवर्क्स का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है लैंगचेन। अगर आप जीपीटी या कोई पाइनकोन सारे सारे वेक्टर डेटाबेस का एक पैकेज यूज करो तो लैंगचेन एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके आपको बहुत सारा कोड बना हुआ मिल जाता है। आप जस्ट फंक्शन कॉल कराते हैं और पैरामीटर्स पास करते हैं और आपकी चीजें बन जाती हैं। तो इसमें भी हम लैंगचेन ही यूज करेंगे। ओके, हमारा इंट्रोडक्शन टू रैग हो गया। वेक्टर डेटाबेस के बेसिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वेक्टर डेटाबेस के अंदर क्या है कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं और इसके अंदर क्या एमएल मॉडल्स का इनपुट है। जैसे हम एम्बेडिंग्स की बात करें तो वहाँ पे एक एमएल मॉडल लगा हुआ होता है छोटा सा, जब जो मैं लास्ट टाइम मैं पीछे एलएम करता हूँ, एलएम नहीं होता, बेसिकली छोटा सा एमएल मॉडल होता है। ओके, अब वेक्टर डेटाबेसेस क्या है कि एक ऐसे डेटाबेसेस हैं जो हाई डायमेंशनल या ऐसा कह लें कि बहुत बड़े डेटा को सेव कर लेते हैं अपने पास, और उसकी जो कह लें सर्चिंग है या रिट्रीव
रिट्रीवल है वो बहुत फास्ट होती है। वेक्टर डेटाबेसेस वहां यूज करे जाते हैं, यहाँ पे टेक्सचुअल डेटा होता है और रॉ डेटा होता है। तो उसको कह लें कि कनेक्ट करने के लिए, और क्योंकि ऑलरेडी हमने एलएम कनेक्ट कराया हुआ होता है जो उसके अंदर से चीजें रिफाइन कर देता है, तो वेक्टर डेटाबेसेस वहां पे यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम लोग ने अपने कुछ सब्जेक्ट्स में सर मैथमेटिक्स में मेरा पढ़ा होगा। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे ये तो समझ लग गया जब हमने टेक्सचुअल डाटा स्टोर करना होता है, मगर जब आपने बोला रॉ, रॉ से इधर क्या मुराद है? रॉ तो वैसे अच्छा, मीनिंगलेस अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन डेटा की भी बात होता है। है, इमेजेस भी आप करा सकते हैं, आप इमेजेस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल आपने कहीं से डेटा स्क्रैप करा, वो डेटा ना कोई सही स्ट्रक्चर में नहीं है, आपने वो भी डाल दिया, हाँ वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। रॉ डाटा, वो अच्छा डाटा जो अगर रिफाइंड भी ना हुआ वो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके कोई जरूरी नहीं कोई आप स्कीमा फॉलो करें, स्कीमा फॉलो नहीं करना होता इसके अंदर बेसिकली। तो इसमें रॉ डेटा भी लोग इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, सर अब क्या है कि क्वेश्चन वेक्टर पूछने एम्बेडिंग। के लिए हम्म क्वेश्चन हम्म। पूछने के लिए हैंड तो रेज नहीं करना पड़ रहा है, आपको नहीं बार नहीं बार नहीं नहीं इंटरप्ट करना नहीं पड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, बस कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे ही चाहता हूँ भाई कि लोग अपना माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंटेशन खोली है तो मुझे नहीं पता किसने अपना हैंड रेस करा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते चलो हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अच्छा इससे ना एक कह लें कि कनेक्शन भी बना रहता है कि आप लोग डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, फील हो रहा होता है कि ठीक है लोग हमें सुन रहे हैं। अच्छा, अब वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? वेक्टर हमने अपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत पढ़ा है कि वेक्टर किस तरीके के होते हैं, और रॉ कॉलम फॉर्म के अंदर हमने अपने कुछ नंबर्स रखे हुए होते हैं और वो हमारा एक वेक्टर होता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं आगे। एम्बेडिंग का क्या मतलब है? हमारे पास जो भी डेटा है, जिस फॉर्म में भी है, ये उसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कोई भी डेटा, अच्छा उसका ना जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। और अच्छा, इसके ऊपर आपकी चॉइस होती है, जब आप इसके आगे फर्दर अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर आगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो कभी आप देखेंगे कि आप फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे डेटा को, कभी आप इंटीजर पे भी रख रहे होंगे। तो इस तरीके की भी चीजें इसके आगे परफॉर्म होती हैं। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती है कि हमारा जितना भी डेटा होता है, टेक्स्ट का, इमेजेस का, ऑडियो ऑडियो का, या जो भी, वो आपका एक वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एक आपके डिफाइंड डायमेंशंस के ऊपर एक वेक्टर बन जाता है उसका। कितने बड़े डॉक्यूमेंट का कितना बड़ा वेक्टर बनेगा ये आप डिफाइन करते हैं, और ये कब डिफाइन करना होता है, क्यों डिफाइन करना होता है, हम इसको आगे देख लेंगे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे, वहां पे हम जब इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अच्छा, फिर क्या है कि एक एमएल मॉडल होता है जो एम्बेडिंग्स के अंदर कनेक्ट हुआ होता है, जो इन मीनिंग्स को, सेमेंटिक मीनिंग को समझ रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा होता है, टोकन्स को समझ रहा होता है। तो ये भी एक इसके साथ लगा हुआ होता है, और जो जो भी ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बन रही होती है, एम्बेडिंग जो परफॉर्म हो रही होती है, एमएल मॉडल ही कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या है कि वेक्टर डेटाबेसेस के फीचर्स क्या हैं, क्या-क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या इनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। ये स्टोरिंग करते हैं, इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं, और क्यूरी भी कर देते हैं। स्टोरिंग आपका डेटा सेव कर रहे हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी पीडीएफ उठा के इनको इसके अंदर दे दी, इसने उसकी इंडेक्सिंग करेगा हर डॉक्यूमेंट की, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और उसके बाद क्या है कि फिर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इंडेक्स इंडेक्स के अंदर मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, जितने आके बनाए होते हैं, एक पूरा लिस्ट ऑफ वेक्टर होता है, वो इंडेक्स बना हुआ होता है एक। जो एक डॉक्यूमेंट को कह लें कि आपके डिफाइंड लॉजिक के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन बनाता है अपनी। और उसके बाद क्या है कि आप इसको, ये आपको क्यूरी कर भी आपका जो भी स्टोर डेटा है वो आपको रिटर्न करता है। अच्छा, सिमिलैरिटी सर्च क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़ा सा एक सेंटेंस है, जस्ट एक सेंटेंस, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लॉक, मैंने ये अपने उसके अंदर सेव करा दिया वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब मैंने जब क्यूरी करा लेजी, तो ये जो पूरा सेंटेंस था ये उठ के आ गया। बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर लेजी वर्ड नहीं होगा, तो सिर्फ वही वर्ड्स उठ के आएंगे जिसके अंदर लेजी होगा, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स उठ के आ जाएंगे। क्योंकि जब मेरी क्यूरी जाएगी एम्बेडिंग मॉडल के पास, तो एम्बेडिंग मॉडल उसका एक वेक्टर बनाएगा, जो वेक्टर एक स्पेसिफिक कह लें आपके वेक्टर को मैच करता होगा, उस लेजी वर्ड के वेक्टर को मैच करेगा, और जब वहां पर वो वेक्टर मैच हो जाएगा तो वो एम्बेडिंग्स मैच होंगी और वो वहां से उठ कर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर रियल टाइम रिट्रीवल का क्या मतलब है कि हमने जो अभी पीछे बात करी थी सेल्स के डाटा की, तो रियल टाइम रिट्रीवल क्या होता है कि आपने अभी अभी डाटा डाला तो वो फौरन से आप उसको भी फैच कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस, आपने किस तरीके का एप्लीकेशन बनाई हुई है।
अच्छा, अब इसके अंदर आगे आते हैं। तो हमारे पास कॉमन यूजेस क्या है कि ये रैक इम्प्लीमेंट करने में यूज हो रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का कोई सर्च इंजन आपको बनाना है, इमेजेस का बनाना है, आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं इसको और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी ये यूज हो रहा होता है। अच्छा, ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव करेंगे और अपनी नोटबुक में आप लोग से शेयर करूंगा जो मैंने बनाई है। अच्छा, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही करूंगा, तो आप लोग उसमें से उसको अपने पास लोड कर लिएगा। उसके अंदर सारी कमांड्स मौजूद हैं, वो रन कर लिएगा ज़रूर। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। ये एक टेक्निक है जो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स को न्यूमेरिकल वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यूज क्यों होती है? ये आपके बहुत से ऐसे टास्क के अंदर यूज हो सकता है, जैसे हमारा एक अभी यूज केस है कि हम लोग को एक वेक्टर्स बनाने और एम्बेडिंग्स परफॉर्म करनी है अपने डेटा के ऊपर, हमें उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर अपना एलएम कनेक्ट कराने और सोफा जो जो हमें चीज़ें आगे परफॉर्म करनी है, तो हमारा इस वक्त यूज केस ये है। तो इसका एक ही पर्पज है, जो कोई भी एनएलपी के टास्क के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ चैटबॉट्स या रैक के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा हो, और भी दूसरे केसेस के अंदर आप इसको यूज करते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर बेसिकली यूज होता है। मेथड्स क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो है वर्ड एम्बेडिंग्स, सेंटेंस एम्बेडिंग्स, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स, और कुछ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल जो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कर देता है। वर्ड एम्बेडिंग क्या है कि मेरा वो वर्ड बाय वर्ड वेक्टर क्रिएट कर रहा होगा, उसका वर्ड बाय वर्ड एम्बेडिंग उसकी जनरेट करेगा। वेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, वेक्टर के अंदर जो एक हमारा एक स्पेसिफिक रॉ कॉलम के ऊपर जो एक वैल्यू मौजूद है, वो एक हमारी एम्बेडिंग है, तो उसके वर्ड बाय वर्ड जनरेट करेगा। उसको वो सेंटेंस बाय सेंटेंस भी जनरेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकता है। तो और इसके कुछ ये मॉडल्स हैं जो यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस। तो जब आप आगे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके यूज केस के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। अगर आप लोग को नहीं भी नॉलेज इसकी इतनी डीप डाउन, तो आप बाय डिफॉल्ट जो जो चीजें यूज हो रही हैं आप वो यूज करते हैं। जैसे हम ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल अभी हम जीपीटी का यूज करेंगे, ओपन एआई एम्बेडिंग्स यूज करेंगे स्ट्रेट, और हम उसके अंदर भी कोई अपनी हाई लेवल नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हमारी स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले टोकनाइजेशन होती है। जो भी आपने अपना वो रखा है, लाइक आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस करना है या आपको वर्ड बाय वर्ड करना है, वो उनको एक टोकन बना लेगा। टोकन उसके किस तरीके से जनरेट करके, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसके अंदर जितने भी मेरे वर्ड्स आ रही हैं सारे वर्ड बाय वर्ड जो है इसकी टोकनाइजेशन कर देगा। तो एक टोकन, एक वर्ड एक टोकन कहलाएगा। और अगर मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस वाइज सोचूंगा, तो मेरा एक सेंटेंस ही पूरा एक टोकन कहला सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता। अच्छा, फिर क्या है कि एम्बेडिंग असाइनमेंट कन्वर्ट ईच टोकन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग। तो क्या है कि जो मैंने बोला कि लेजी का एक वो वेक्टर बनाएगा या उसकी एक एम्बेडिंग क्रिएट करेगा, तो वो जो एम्बेडिंग लेजी की क्रिएट हो रही है, वो हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, चाहे मैं कितनी ही बार उसको कन्वर्ट करूं। तो क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल जैसा बनाना पड़ेगा ना, जिसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करेगा और रिट्रीवल करेगा, सारी चीजें परफॉर्म करेगा। तो ये चीजें हैं हमारी एम्बेडिंग के अंदर होती है। एम्बेडिंग असाइन होती है उसको एक किसी फॉर्मुलेशन के थ्रू। लेकिन क्या फॉर्मूला है वो, हम अगर आप बहुत ज्यादा कोई डीप में देखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज भी होते हैं, और अगर आप हाई लेवल पे करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका एक छोटा सा मॉडल होता है, ऑटोमेटिकली इसको कर देता है। बाकी आपको हगिंग फेस पे बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स और भी मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। अच्छा, फिर इसके एग्रीगेशन होती है। आपके पास इसका एग्रीगेशन करना होता है कि आपने सारी जो भी एम्बेडिंग्स बना ली उनको आपको एक वेक्टर के अंदर कंबाइन करना होता है, एक डायमेंशनल वेक्टर क्रिएट करना होता है। और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन उसके अंदर परफॉर्म करनी है, लाइक उसकी वर्थ लेंथ बड़ी हो गई है, लेंथ छोटी करनी है, तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज केस। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों परफॉर्म करी जाती है कि मेरे पास सही डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव नहीं हो रहे, सही मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा जब करी जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन मोस्टली बहुत एडवांस लेवल पर आके करी जाती है, जब हम कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा डेटा होता है। अच्छा, एप्लीकेशंस हमें बहुत पता है इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड के वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर ये यूज हो रहा होता है। डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर यूज हो रहा होता है, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर डेटाबेस रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। सेमेंटिक सर्चेस के लिए यूज हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी एम्बेडिंग बनेगी। तो ये सारे यूज केस ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको फास्ट करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। तो अगर सो फार किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और हम अपना डेमो परफॉर्म करके, और मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक।
आप लोग उसको परफॉर्म कर लें, साथ साथ परफॉर्म कर लेगा आप लोग। सर ओपन एआई की एपीआई की तो पेड आती है, फ्री वर्जन तो ऑब्वियसली हम लोग के एक्सपायर हो चुके होंगे अब तक। अच्छा, ओपन एआई की एपीआई तो पेड ही होती है ऑब्वियसली, बट मेरे पास जो है एक ओपन एआई की एपीआई की है जो मेरे ऑफिस की है, तो मैं तो आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस मैंने एज्योर ओपन एआई के थ्रू एक अपने क्रेडेंशियल्स बनाए हुए हैं जो जीपीटी 4o के हैं। तो 4o के क्रेडेंशियल्स को आप लोग अपने पास कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर वो मौजूद है। मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा किस तरीके से कनेक्ट करके उसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है। वैसे तो आप लोग को जस्ट पूरी नोटबुक को रन करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट हम सेल बाय सेल उसको लर्न करेंगे अभी। और जीपीटी हम किस तरीके से इस वक्त यूज कर रहे हैं मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा। और अगर आप कभी इन फ्यूचर आपको ओपन एआई की एपीआई की कहीं से मिल जाती है तो आप लोग वो कनेक्ट करके किस तरीके से इस नोटबुक को रन करेंगे मैं वो भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। अच्छा, नोटबुक जब आप लोग खोल लें सब लोग के पास आ जाए तो प्लीज़ आप लोग अपना हैंड रेस कर दिएगा या मुझे कुछ दे दिएगा ताकि मैं स्टार्ट कर दूं। अगर नहीं भी खोल रहे, नहीं भी चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जस्ट मुझे एक सिग्नल दे दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर लूँ। मैं अपना विजुअल स्टूडियो शेयर कर रहा हूँ, तो नज़र आए तो आप लोग मुझे प्लीज़ एक्नॉलेजमेंट दे दिएगा। नज़र आ रहा है आप लोग को? यस यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे आप लोग प्लीज़ थम्स अप करके बता दिया कि मैं स्टार्ट करूं या आप लोग अभी खोल रहे हैं। मैं बस आई गेस बस 1 मिनट और इंतज़ार करता हूँ एंड देन मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, इसको सर लोकली रन करना है, इसको गूगल को लैब पे नहीं करना है, हैवी नहीं हो जाएगा आप सर? गूगल क्लैप पे भी कर सकते हैं, गूगल क्लैप पे भी कर सकते हैं, बट गूगल क्लैप पे करने के बाद आपको बस एक इशू ही आएगा कि जो आपका वेक्टर डेटाबेस सोसाइटी से बनी होंगी वो गूगल कोलैब की डायरेक्टरी में बनी हुई होंगी, और जो स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए आपको लोकली रन करना पड़ेगा बाद में अगर आप चाहें तो। बट अभी आप इसको गूगल कोलैब पे रन कर सकते हैं बैक एंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे क्या ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग? नहीं, हैवी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ओपन एआई की एपीआई यूज कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटिंग लोड है वो हमारे पास नहीं है, वो तो ओपन एआई के सर्वर्स पर है। वी आर जस्ट लेवरेजिंग इट्स एपीआई, और कंप्यूटेशन हमारे लोकल सिस्टम पे परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा सेशन के बाद। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बात है छोटी सी कि अगर आप लोग अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर यूज़ करते हैं तो आप लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना मैंने एक कमांड चला के पाइथन डैश mvenv एंड venv एक कमांड चला के मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है अपने पास पाइथन का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अगर आप लोग को ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ काम करना आता है तो आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करके काम करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करके करें, सॉरी ज़रा मेरा थोड़ा-सा गला ख़राब है, तो बीच में थोड़ा-सा म्यूट कर दे रहा हूँ। आप लोग अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करके करना चाहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करके कर लें, नहीं करना चाहते ग्लोबली कर लें तो ग्लोबली कर लें। बट उसके अंदर बस ये होता है कि कभी बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कभी बन जाते हैं, तो अगर उसका कभी इश्यू है तो समझ जाइएगा कि आपके कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मसला है या एनवायरनमेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर मसला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक अपना अच्छा मैंने यहाँ पे कर्नेल अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाइथन का कनेक्ट कराया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है एंड मैंने अपने पास सबसे पहले जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने का कोड चलाया।
मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये सबको ये दिखा देगा कि लाइक ऑलरेडी सेटिस्फाइड एंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, मुझे सिर्फ यही प्रिंट करा कर देगा भी। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो मैंने अपना यूज केस क्या रखा है कि मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम्स विंडोज की जो होती हैं, सिस्को की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रेडी करा हुआ है सिस्को वालों ने, उसको मैंने उठाया है और उस पीडीएफ को मैं एम्बेड करूंगा और उसको मैं कन्वर्ट करके एलएम के साथ कनेक्ट कराऊंगा। तो अभी इसके मुझे दिखा रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड और मेरी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई जो मेरे रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं। और वरना मेरे पास ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी बनी हुई है, मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ, किसी को अगर उसमें इशू आता है तो वो इसको भी फॉलो कर सकता है अपने वो इंस्टॉल करने के लिए, इन्वायरमेंट को रेडी करने के लिए। अच्छा, इन्वायरमेंट रेडी होने के बाद मैंने अपने पास कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करा, जिसमें लैंगचेन से मैंने उठाया पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर। हाँ, पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर मैंने उठाया लैंगचेन से, और उसके बाद मैंने उसमें से टेक्स्ट स्प्लिटर उठाया जो टेक्स्ट को तोड़ेगा, एम्बेडिंग मॉडल उठाया ओपन एआई का, डॉक्यूमेंट स्कीमा उठाया, बेसिकली एक डेटा टाइप है, मैंने ये उठाया, और एक क्रोमा डीबी का इंस्टेंस उठाया। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं उठा रहा हूँ ना, अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई भी पर्पस पूछना हो, उसका पर्पस क्या, यूज केस पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना ना माइक ऑन करके। ये जो डेटाबेस के बारे में थोड़ा क्लियर कर दे, क्योंकि जब अच्छा, वगैरह करते हैं उसका तो हम मैन्युअली जाके फिर करते हैं ना, तो इसका क्या सीन है? वेक्टर डेटाबेस एक लॉजिक बनी हुई होती है, कुछ कह लें कि एक कोड होता है पर्टिकुलरली, और वो एक स्पेसिफिक टाइप की एसक्यूएलाइट की फाइल जनरेट करता है। ये दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ अगर हो जाए। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है एसक्यूएलाइट 3 की एक क्रोमा डॉट एसक्यूएलाइट 3, ये एक फाइल जनरेट हुई है तो ये वेक्टर डेटाबेस है बेसिकली मेरा, ये बना है क्रोमा इंस्टेंस से। ये क्रोमा डीबी का क्रोमा इंस्टेंस है जो मैंने वेक्टर स्टोर्स में से उठाया लैंगचेन फ्रेमवर्क के। और ये क्रोमा इंस्टेंस क्या करेगा, जब मैं इसका फंक्शन कॉल करूंगा और पैरामीटर्स पास करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक डेटाबेस जनरेट कर रख देगा। और उस डेटाबेस को कनेक्ट कराने के लिए मैं एक रिट्रीवर का इस्तेमाल करूंगा, जिसको मैं डेटाबेस की लोकेशन दूंगा। तो और हमेशा जो क्रोमा डीबी है ये हमेशा लोकल डीबी बनती है, और पाइनकोन जो वेक्टर डेटाबेस है उसकी एपीआई होती है, वो क्लाउड डेटाबेस है, क्लाउड बेस्ड है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो क्रोमा के अंदर क्या होता है कि क्रोमा को मैं सिर्फ क्रोमा का जो वो होता है पाथ होता है, मैं उसे पाथ देता हूँ और वो उसको कनेक्ट कर लेता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ डीबी डेटाबेस में लोड कर रहा हूँ, कैसे लोड कर रहा हूँ, मैंने लगाया क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला बनाया था डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स का फंक्शन क्या है कि ये डेटाबेस बनाएगा और लोड भी कर देगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ओपनएआई एम्बेडिंग्स, और इसको ये लोड भी कर देगा। और ये डाटा जब टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं दूसरा, जैसे एसक्यूएल इसमें फॉर्म टेबुलर नहीं होती, इसकी फॉर्म होती है वेक्टर्स, ये वेक्टर्स होते हैं ना, इसके अंदर मेरा टेबुलर होती है। बोले। जैसे हम मोंगोडीबी में पहले स्कीमा बनाते हैं, तो इसमें इस तरह का क्या सिनेरियो है नहीं, जब इसके डायरेक्ट? अंदर स्कीमा सीन ही नहीं होता, स्कीमा का सीन ही नहीं होता इसका। मैंने आपको स्टार्ट में बताया रॉ डेटा भी हम इसके अंदर डाल रहे होते हैं, तो इसके अंदर कोई स्कीमा नहीं होता, ये कोई स्कीमा फॉलो नहीं कर रहा होता, ये वेक्टर्स फॉलो कर रहा होता है, वेक्टर फॉर्म्स बना रहा होता है। वेक्टर फॉर्म्स बेसिकली हमारी क्या होती हैं कि अगर मैं थोड़ा सा कोई इमेज इसकी निकालूं, और अगर मैं इसकी इमेज निकाल कर दिखाऊं, अच्छा वेक्टर हमने हमेशा अपने बचपन में पढ़े, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, रो इनटू कॉलम वाइज, और हम ये सारे वेक्टर हैं, तो उसी तरीके का वेक्टर होता है ये ना, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। दिस वन इज गुड, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, नजर आ रही है आप लोग को इमेज? लोड हो रही है अभी तो फिलहाल। जी सर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसने क्या करा कि इसने एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर ये अपना कुछ डेटा डाल रहा है, तो इसने क्या करा, इसको इसने एक वर्ड दिया कैट। कैट का क्या हुआ, उसकी कुछ ना एम्बेडिंग परफॉर्म हुई, कुछ सी के लिए परफॉर्म हुई, कुछ ए के लिए परफॉर्म हुई। तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लिविंग बीइंग, फेलाइन, ह्यूमन, जेंडर, लॉयल्टी, वर्ब, प्लूरल, तो कुछ ना कुछ इसके सिमेंटिक्स थे, उसकी
उन सिमेंटिक्स की एम्बेडिंग्स परफॉर्म हुई, मॉडल ने परफॉर्म करी, और ये एक जो पूरी एरे दिख रही है आपको, ये एक वेक्टर है। इसके पास जो एरे हमारा जो होता है, लिस्ट डाटा टाइप जो होती है, इसके अंदर लिस्ट जारी होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जारी होता है। एक लिस्ट होती है, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे नंबर्स एंटर हुए हुए होते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है, आपने 2 डायमेंशनल बोले हैं, तो अभी पिक्चर में तो अच्छा पिक्चर में पिक्चर दिखा देता हूँ। बता रही है, मतलब लीनियर ही शो ऐसे लग रहा है। 2 डायमेंशनल का क्या मीन है? अच्छा, 2 डायमेंशनल का क्या सीन है इसके अंदर कि हमारे पास ये एक पूरा वेक्टर है कैट के लिए, और हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो एक कैट का होगा, इसका किटन का होगा, डॉग का होगा, हाउसेस का होगा। तो वो एक पूरा इंडेक्स वेक्टर बनेगा, वो इंडेक्सेस होंगे, तो वो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे। रॉ कॉलम वाइज होंगे। एक वेक्टर होगा जिसके अंदर कैट की एम्बेडिंग्स होंगी, किटन की एम्बेडिंग्स होंगी, डॉग की होंगी। जितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है उस सब की एम्बेडिंग्स उसके अंदर मौजूद होंगी। और वो डायमेंशनैलिटी आप खुद परफॉर्म करें, आप उसको बताते हैं कि आपको इतना डायमेंशन रखना है, और तो वो उसके हिसाब से उसको तोड़ के उसका डॉक्यूमेंट बना देता है। अभी हम इसको आगे देख लेंगे, तो मैं इसको ना प्रिंट करके भी दिखाने की कोशिश करूँ। जब आप पाइनकोन डीबी यूज करेंगे और पाइनकोन डीबी के डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो जो वेक्टर्स बने हुए होते हैं पाइनकोन डीबी के ऊपर शो हो रहे होते हैं आपको, तो वहां से आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स फ्रॉम 7D to 2D। 7D to 2D हमने इसको चेंज करा है। अच्छा, 2D वेक्टर्स के अंदर परफॉर्म करने का मकसद ये है, ये आपकी एक रॉ होगी, एक रॉ जो आपकी कैट के वर्ड को संभाल के रखी हुई होगी। उसी के नीचे कोई दूसरा वर्ड होगा, उसी के नीचे तीसरा होगा, और ये पूरी एक लिस्ट ऑफ लिस्ट एक सेंटेंस होगी। तो ये आपका एक पूरा वेक्टर बनेगा, समझे? समझ में आ रही है बात? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि हमने सारी चीजें अपने ऊपर से इंपोर्ट करा ली। जा गया ये। हमने अपने सारे डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कराएं। इंपोर्ट कराने के बाद अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपनी जीपीटी की एपीआई रखी हुई थी, और एपीआई को मैंने अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेव करा दिया। तो ऑलरेडी मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेव है, तो इसलिए वो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो वो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। तो अभी हम ओपन एआई की जीपीटी की एपीआई पे चल रहे हैं, और ये सारा परफॉर्म करने के बाद मैं आप लोग को एजियोर ओपन एआई का छोटा सा एक कोड है, मैं आप लोग को एलएलएम वहां से किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं मैं आपको वो सिखा दूंगा। अच्छा, इस साल को मैंने रन कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी और ओपन आवाज एपीआई कट रही है पेड आपकी। नहीं, ओपन ओपन एआई एपीआई की एपीआई पेड है, ओपन एआई की एपीआई पेड है, और मेरे पास वैसे क्योंकि इसका एंटरप्राइज सॉल्यूशन मौजूद है, उसका मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो वाली है। वैसे पेड है, ये फ्री नहीं होती। उसके लिए मैंने आप लोगों को एज्योर की ओपन एआई के थ्रू क्रेडिट्स दिए हैं, इसी के अंदर मौजूद है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अच्छा, हमने अपना डेटा लोड करा, डेटा हमारा ऑलरेडी दोबारा से एक डेटाबेस, इसी डेटाबेस के अंदर मेरा चला गया, दोबारा बन गया मेरा डेटाबेस। ये बन गया क्रोमा का। ये फोल्डर आपको दिखेगा, जब आप लोग 11 सेल रन करेंगे तो ये क्रोमा का फोल्डर बन जाएगा, उसका एस्केलेट 3 होगा। तो फाइल उसको मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप चंकिंग वगैरह इसमें कर रहे हैं, अब जिस तरह हम इस नोटबुक को 3 से 4 दफा अगर रन करेंगे, तो ये जो चंक्स हैं ये दोबारा से डेटाबेस में बन जाएंगे, ये डुप्लीकेट्स नहीं बन जाएंगे इस तरह? तो इस डुप्लीकेशन को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं इसमें? अच्छा, इसके अंदर आप जस्ट एक इफ एग्जिस्ट का फंक्शन लगा के आप कर सकते हैं। आप आपकी जो भी डेटा पाथ है उसके ऊपर आपने जो भी अपना नाम रखा है क्रोम, उसका कहते हैं डीबी का, आप उसका इफ एग्जिस्ट लगा के चेक लगा सकते हैं। अगर वो डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप उसको दोबारा ना बनाएं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अभी तो हमने डीबी को बनाने का फंक्शन हम देखेंगे, जो फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स है, डीबी डॉट डीबी डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। एक मिनट रुकिएगा। सर अच्छा, ये क्रोमा का हाँ बिल्ट इन है क्या, कोई फंक्शन है? हाँ, इसका बिल्ट इन फंक्शन ही है जो ऑटोमेटिकली इसको बना देता है, और अगर आप दोबारा दोबारा रन करेंगे तो वो ऑलरेडी जो बना हुआ है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ऐड करता रहेगा, उसको बार बार बनाता रहेगा, उसमें ऐड करता
जाएगा। और मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ और भी लॉजिक्स लगती हैं जिसके थ्रू आप इसको चेक लगाते हैं कि अगर ये क्रोमा का डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो ये इसको वो कर दे, क्या कहते हैं, नहीं बनाए, दोबारा एरर जनरेट कर देता है। तो अभी हम उसको आगे देखते हैं, अभी हम दोबारा बनाकर देखेंगे उसके अंदर क्या परफॉर्म होता है। इन सारी चीज़ों को भी एक दफ़ा हम एक्सप्लोर कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब क्या है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट लोड कर लिया, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मौजूद है डेटा के फोल्डर के अंदर, और जो भी डॉक्यूमेंट अभी निकल के आएंगे उसकी लेंथ ये प्रिंट कराएगा। लेंथ प्रिंट कराने का मकसद क्या है? अच्छा, मैं आप लोग को एक दफ़ा पहले पीडीएफ दिखा देता हूँ कि पीडीएफ किस चीज़ से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से इस पे खुलेगी नहीं। ये पीडीएफ का सबसे पहले डेटा समझना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और डेटा जब आप लोग समझ लेंगे तो मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अच्छा, डेटा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी वो कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी विंडोज़ के अंदर आती हैं उससे रिलेटेड है, और उसका कुछ उसके हिसाब से कुछ उसके सॉल्यूशंस हैं, प्रोबेबल कॉजेज़ हैं, क्या उसके पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ का एक डॉक्यूमेंट है, सिस्को ने बनाया है ये। तो ये वाला डॉक्यूमेंट हम इसको देने वाले हैं। अब मेरे पास लेंथ 5 क्यों आई? क्योंकि मेरे पास यहाँ पेज 5 है। तो डॉक्यूमेंट मेरे इसके अंदर 5 है। मैं इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स भी कंसीडर करा सकता हूँ कि मैं 2 पेजेस को एक डॉक्यूमेंट मानूँ। मैं 4 पेजेस को भी एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। बट इसके अंदर मैंने उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करा, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल और एक बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग बहुत एडवांस लेवल पर रैक को परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छी आउटपुट बने, एफिशिएंसी अच्छी है। सबको अचीव करने के लिए आप लोग को यहाँ से सारी सेटिंग्स को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके मैंने लिंक्स आखिर में दिए हुए हैं। अगर आप लोग को वो और चीज़ें पढ़नी होंगी तो आप लोग प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए और उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपने लोड कर लिए, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। अच्छा, अभी हमने डेटाबेस सॉरी बनाया नहीं है, अभी हमने अपने डेटा हम रेडी कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर डेटा के चंकिंग करेंगे। डेटा की चंकिंग किस हिसाब से हो रही है अभी? हमने अपना एक स्प्लिटर ऊपर टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट करा था हमने अपना। टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करेगा, मैंने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करूंगा, मैं जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा, ये 300 कैरेक्टर्स के ऊपर उसकी स्प्लिटिंग कर देगा। और ओवरलैप क्या करता है? चंक ओवरलैप का क्या मकसद होता है कि 100 चंक आखिर के जो मेरे डॉक्यूमेंट 1 में है वही रिपीट हो रहे होंगे मेरे डॉक्यूमेंट 2 के अंदर। तो ये मेरा चंक ओवरलैप होता है, ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे पिछले डॉक्यूमेंट और अगले डॉक्यूमेंट का। फंक्शन मैं लेंथ का लगा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए? कंप्यूटिंग के लिए। अब ये फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है कि कितनी बड़ी लेंथ है, चंक साइज कितना बड़ा है, उसकी कितनी बड़ी लेंथ है, और जो मैंने इसके अंदर रिट्रीवल जब परफॉर्म होगा तो उसके चंक साइज को मैच करेगा और ये सारी चीज़ों को लेंथ को मैच करेगा। स्टार्ट इंडेक्स हमें इसको खुद रखवाना है फिलहाल, स्टार्टिंग इंडेक्स तो यस ट्रू खुद रख दे, और हर उसके ऊपर सर हम्म सर ये वर्ड को एक्सप्लेन करते रिकर्सिव करेक्टर, क्योंकि मैंने ना पहले भी ये स्प्लिटर पढ़े हुए हैं तो मुझे इसकी नहीं समझ लगी थी पहले भी। अच्छा, रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ये करेक्टर वाइज आपकी स्प्लिटिंग करता है, और रिकर्सिव इन अ सेंस चंक ओवरलैप के ऊपर आप ले सकते हैं। आप रिपीटेड परफॉर्म करेगा। मैं जैसे जैसे इसको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ उसको परफॉर्म करता रहेगा, रिकर्सिव उसको रखेगा उसके लॉजिक को। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के भी टेक्स्ट स्प्लिटर्स होते हैं, सेंटेंस वाइज भी स्प्लिटर होते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो ये एक टाइप है रिकर्सिव करेक्टर। और रिकर्सिव करेक्टर क्या करती है कि जो आपने सबसे पहले तो ये कि एक करेक्टर वाइज करता है चंकिंग। आपने इसको कैरेक्टर साइज देना होता है कि आपको 300 कैरेक्टर रखने हैं, 400 कैरेक्टर रखने हैं। एक तो हमारा वर्ड होता है और एक होता है कैरेक्टर, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर वाइज करेगा। हम वर्ड वाइज भी स्प्लिटिंग करते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि रिकर्सिव का क्या मतलब है कि उसकी जितनी दफा भी हम मतलब उसको पूरा डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उसको कर देगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है। मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको मैंने जो दिया मैंने उसको लिस्ट दी है, तो मैं उसको पूरी की पूरी जैसे लिस्ट दूंगा ना, ये रिकर्सिवली उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लूप चलाएगा और मुझे एक साथ कर कर दे देगा। मुझे इसको लूप में नहीं डालना। तो इसका एक तरीके से इस तरीके से सेंस बन रहा होता है रिकर्सिव का। रिपीटेटिव होता है, ऑटोमेटिकली कर देता है पूरी लिस्ट को। अच्छा, समझ गए? जी सर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम खुद मतलब खुद ब खुद उसको
मतलब मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, खुद ही वो स्प्लिट कर देगा, हाँ, हमें लूप नहीं हम पूरी पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ को अकॉर्डिंगली एक एक डॉक्यूमेंट को पकड़ के खुद कर देगा पूरा। जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास चंक्स आ गए कि हमने चंक्स बना लिए अपने। चंक्स बनाने के बाद हमने अपना एक एग्जांपल कोई प्रिंट करा कर देखी उसमें से डॉक्यूमेंट की कि क्या चंक बना है, किस तरीके का है। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी लॉजिक लिखी हुई कि हमने चंक 0 इंडेक्स का उठाया और उसका पेज कंटेंट क्या है, उसका मेटा डेटा क्या है, हमने वो प्रिंट करा कर देख लिया। अब इसके बाद अच्छा, मैंने ना एक डीबी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इस चीज को हम देखेंगे कि ये इसको एरर जनरेट करता है कि नहीं करता है। मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है क्रोमा डीबी के अंदर चंक्स डाल के डेटाबेस इनिशिएट करने का। तो वो किस तरीके से चल रहा है कि मैंने इसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया, वही जो मेरे चंक्स बने थे पीछे, और जो मैंने चंक्स बनाए थे वो मैंने इसको दिए। और इसने एक देखिए इसके अंदर लगी हुई ऑलरेडी वो लॉजिक, इफ पाथ एग्जिस्ट तो आप इसको रिटर्न कर दो, कुछ भी मत दो, यहाँ पे लूप फंक्शन को रिटर्न कर दो, रोक दो। तो यहाँ पे लॉजिक इसने लगाई। फिर भी हम इसको हटाकर भी देखेंगे क्या होता है इसके आगे। अच्छा, इसको हम अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा और रिटर्न करा दूंगा, रख देगा मेरे ख्याल से ये जो है इसको ये रिमूव कर देगा और दोबारा बना देगा, न्यू जनरेट कर देगा। अभी इसने शर्ट यूटिल लगाई हुई है, रिमूव रिमूव की कमांड चलाई हुई है, तो मुझे लग रहा है रिमूव कर देगा अभी। ट्री रिमूव करके मतलब जितनी पूरा फोल्डर रिमूव करेगा और पूरे फोल्डर की जितने भी नोड्स हैं सबको रिमूव करके और इस कमांड के थ्रू नया डेटाबेस बना देगा। तो हम इसको रिमूव करके चला कर देखेंगे। अच्छा, मैंने अपना ये जो बनाया हुआ db.persist जो है सेव कर देता है डेटाबेस को हमारी लोकल डिस्क के अंदर। ये डेटाबेस को बनाता है, रिटर्न करता है और ये फंक्शन इसको सेव करा देता है। ओके, अब हम जनरेट कर रहे हैं डाटा स्टोर अपना। ये इसने स्प्लिटिंग परफॉर्म कर दी और स्प्लिटिंग परफॉर्म करके इसने मुझे अपनी सोर्स दिखा दी कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जो जीरो इंडेक्स का मेरा था उसके अंदर उसका मेटा डेटा क्या है, मतलब सोर्स क्या है, उसका नाम आ गया, और पेज नंबर क्या है 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया, हमारे पास उसका 2 बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर पेज कंटेंट ये रहा। द पेज कंटेंट स्टार्टिंग पेज कंटेंट क्या है कि 2015 2019 से इसको फिर ब्ला 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 जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ रही है पेज कंटेंट में। अच्छा, अब क्या है कि इसने इसका एक नया डेटाबेस बना दिया। और इसको अब हम हटा के देख लेते हैं। ठीक है, अब इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया और एरर क्या कहता है कि द प्रोसेस कैन नॉट फाइल एक्सेस, इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो अच्छा, अब सीन क्या है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोसेस बना हुआ है, मतलब कि एक डीबी बनी हुई है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसने वाला एरर जनरेट कर दिया है कि ये ऑलरेडी यूज के अंदर है, इसको चेक कर रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, क्योंकि इसमें लोड कराई हुई है ना डायरेक्टरी, तो वो क्या कहते हैं हट नहीं सकती, रिमूव नहीं हो सकती, उसके अंदर मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको दोबारा से बना देगा क्योंकि उसको इससे गर्ज नहीं होगा कि वो यूज में है या नहीं है, वो उसको जस्ट रिमूव करेगा, जो भी उसके अंदर मैनिपुलेशन परफॉर्म होनी है उसको कर देगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसके अंदर हमेशा छोटा सा इफ एग्जिस्ट का लगाएं कि अगर ये ऑलरेडी डायरेक्टरी हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो यूज केसेस हैं, या तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं उसके अंदर, या फिर आप लोग जो है नया डेटाबेस बना रहे हैं। अगर तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बना और डाल रहे हैं तो उसके लिए अलग कमांड है। लिए क्या फंक्शन है हमारे पास ऐड डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारा उसके अंदर मजीद डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर देता है। और फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि नई डेटाबेस बनाना है। तो ये हमारे इसके अंदर लॉजिक होती है कि अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है तो आप ऐड डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं इसके बाद, वरना आप फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं और जो भी उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं आप उसको पास कर देते हैं। अच्छा, अब हमने हमारा डेटाबेस बना लिया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस बन गया। अब हम जा रहे हैं उसको कनेक्ट कराने अपने एलएलएम से। सर ने
सर ये डेटाबेस में है, अब इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं स्टोर करना चाहिए, जैसे आपने प्रिंट भी वो करना है बन जीरो गया, डॉक्यूमेंट, तो वो हमें ऑलरेडी जीरो बना हुआ है। डॉक्यूमेंट हम्म। नहीं, अच्छा। हमें जीरो डॉक्यूमेंट तो उसको वेक्टर ही प्रिंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम वेक्टर में अब स्टोर करवा दिए। अच्छा, ये इसको ना प्रिंट वेक्टर में नहीं करेगा, ये आपको वर्ड्स ही दिखाएगा, क्योंकि इसका एडिशनल फीचर है अपना कि आपको वेक्टर्स को लाके कन्वर्ट करके वो मॉडल्स को कन्वर्ट करके आपको वर्ड बाय वर्ड ही दिखाएगा, आपको इंटरनल लॉजिक्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्रोमा डीबी बहुत छोटे यूज केसेस के अंदर यूज होती है, तो इसके अंदर लोगों को नहीं इससे गर्ज के उसके अंदर क्या चीजें हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को पूरा एक डिटेल में देखना चाहते हो तो आप पाइनकोन की तरफ मूव करो, थोड़ा पाइनकोन को ट्राई करना, पाइनकोन डीबी किस तरीके से यूज होती है, और उसके अंदर आप डेटा डालना, और तो फिर उसके बाद आप वहां पे उसके वेक्टर्स चेक करना, तो आपको जो आप चीज समझना चाह रहे हो पाइन कोन पे आपको समझ में आ जाएगा। असल में पाइन कोन पे मैं चाह रहा था कराऊं, क्योंकि एडवांस है, अच्छा मतलब यूज होता है, अच्छे यूज केसेस के अंदर पाइन कोन यूज होता है, बट वो बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, उसके लिए एक पूरा एक अलग से घंटे का सेशन किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने उसको यूज नहीं करा इसके अंदर। उसका कनेक्शन, डॉक्यूमेंट की एडिशन, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हमें देने होते हैं, कस्टम चंकिंग करनी होती है, कस्टम डायमेंशंस बनाने होते हैं, तो इस तरीके के उसके अंदर थोड़ी चीजें होती हैं, तो मैंने इसलिए वो यूज नहीं करा अभी। बट अगर आप वो देखना चाहते हो आप पाइनकोन को जरूर ट्राई करना। चले वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। हम्म। अच्छा, अब हमारे पास है, अच्छा बहुत आसान है पाइनकोन, क्रोमा से ज्यादा आसान है, लेकिन लंबा है जरा, एडवांस क्यों, एडवांस डेटाबेस है थोड़ा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, हमने अपना क्यूरी टैक्स अपना रेडी कर लिया, व्हाट शुड आई डू इफ माय लैपटॉप इज ओवरहीटिंग। इसको मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि, अच्छा मैं इस वक्त कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ ना, लाइक मुझे पता है ये टोकनाइजिंग होगी होगा, तो मैं स्पेसेस का ख्याल रख रहा हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ख्याल रख रहा हूँ, तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो एक अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। अच्छा, फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रेडी करा, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव कॉन्टेक्स्ट, तो क्वेश्चन ही आ गया, और मैं इसके आगे अगर लिख दूं से सॉरी इफ यू कैंट आंसर द क्वेश्चन, सही है, मैंने इसके अंदर ये चीज ऐड कर दी। अब हम इसको रन कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा एक क्यूरी रैक का फंक्शन है, जो क्या करेगा, क्यूरी करेगा हमारी उस डेटाबेस को और हमारे एलएलएम को। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक एम्बेडिंग फंक्शन हम कॉल कराते हैं अपना, जो हमारी गिवन क्यूरी के एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा। हमने इसी फंक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रोमा डीबी को पता है कि मैं मतलब ऊपर मैंने जो उसको डिफाइन करा हुआ था, तो ओपन एआई का मैंने उसके अंदर उसको वो दिया हुआ था पैरामीटर कि जो एम्बेडिंग है, जो चंकिंग है, आपको ओपन एआई एम्बेडिंग्स के ऊपर करनी है, तो मैंने उसको मॉडल दिया हुआ था कि आपको ये मॉडल यूज करना है। और जब मैं यहाँ पर आकर अ, तो मैं यहाँ पर भी अपना रिट्रीवर भी वही एम्बेडिंग्स का यूज करूंगा, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो कोई दूसरी अगर एम्बेडिंग फंक्शन में रिट्रीविंग के लिए यूज करूंगा, तो जब मैंने डॉक्यूमेंट डंप ही उस फंक्शन को यूज करके नहीं करा था, तो वो उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकता, तो डायमेंशन मैचेस नहीं मैचेस में मसला आएगा, डायमेंशनलिटी में मसला आएगा, और क्या कहते हैं सेकेंडली उसके एम्बेडिंग फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर टाइप पे ही मसला आ सकता है। अच्छा, अब हमने एम्बेडिंग फंक्शन अपना एक ले लिया कि हमें कौन सा यूज करना है, हमने अपनी डीबी लोड करनी है, तो डीबी हमने सेव कहाँ कराई थी, परसिस्ट डायरेक्टरी कहाँ सेव कराई थी, क्रोमा पाथ हमने ऊपर एक बनाया हुआ था क्रोमा का, जो हमारी है, मैंने यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी इस वेरिएबल को रखा हुआ है, उसके बाद मैंने एम्बेडिंग फंक्शन दिया, तो ये मुझे डीबी को लोड कर दे दिया इसने। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिट्रीविंग, किससे, सिमिलैरिटी सर्च को यूज करते हुए, तो आई हैव अ डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च विद रेलेवेंस स्कोर्स, स्कोर्स मतलब रेलेवेंट एम्बेडिंग, जो हमने उसकी नंबर जनरेट कर रहा है, जो उसका जैसे हमने अभी इमेज के अंदर देखा, उसने कैट के ऊपर कुछ नंबर्स जनरेट करे हुए फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये उसी को रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे स्कोर्स। अच्छा, फिर क्यूरी टेक्स्ट, क्यूरी टेक्स्ट क्या है, किसकी बेसिस पे लेके जाना है, मैंने आपको पहले बताया था हाई लेवल डायग्राम के अंदर कि जो हमारा क्यूरी टेक्स्ट होता है, यूजर इनपुट होता है, वो जाता है एम्बेडिंग मॉडल के पास, तो एम्बेडिंग मॉडल को हम अपनी क्यूरी टेक्स्ट देंगे, और के इज इक्वल टू 3 मतलब रिटर्निंग डॉक्यूमेंट, के एक वेरिएबल इसका पैरामीटर होता है के के का मसला होता है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3 रखा हुआ है, मैं 1 भी कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, मैं 5 भी कर सकता हूँ, 5 से ऊपर जाना मेरे लिए फजूल है, क्योंकि मुझे पता है मेरे डेटाबेस के अंदर 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, 5 से ज्यादा 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने 3 करा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर?
गुड होगा कि आप लोग साथ साथ भी रन करें इसको, ताकि कोई आप लोग का अगर इशू है तो हम रन टाइम पे उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इफ की कंडीशन लगी हुई कि अगर कोई भी रिजल्ट ना आए तो आप ये प्रिंट करा दो अनएबल टू फाइंड मैचिंग रिजल्ट्स, और अगर रिजल्ट्स आ जाएं तो आप वो आगे चलाओ। फिर कॉन्टेक्स्ट जो निकल के आ रहा है रिजल्ट्स में से, उसमें से मैं उठा रहा हूँ पेज कंटेंट। सही है, पेज कंटेंट मतलब क्या, जो जो मेरे मतलब पेज का कंटेंट है, जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर, वो उठा रहा हूँ, और एक मैं बड़ी सी स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं हर न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद अपना हर डॉक्यूमेंट को रख रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। कैसा आएगा, हम इसको प्रिंट करा के प्रिंट लगा देते हैं ताकि हम इसको भी देख सकें। बहुत छोटी सी स्किल, ये ड्रैग की बहुत हाई पेइंग स्किल है, बहुत मजे की चीज होती है। बहुत आजकल बॉट्स बहुत बन रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने जो ऊपर बनाया था, जिसके अंदर मैंने से सॉरी का एडिशन करा है, वो मैंने इसके चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के इंस्टेंस के अंदर पास करा, जो एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर स्पेसिफिक जेसन फॉर्मेट के अंदर इसको बना देगा, जो मैं अपने उसको दूंगा जीपीटी को दूंगा। ठीक है, और प्रॉम्प्ट फॉर्मेट का मतलब है कि जो मैंने उसके अंदर दो वेरिएबल्स रखे हुए थे, कॉन्टेक्स्ट का और क्वेश्चन का, तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट मेरे डेटाबेस से निकल के आ रहा है वो रख देगा, क्वेश्चन के ऊपर जो यूजर की क्यूरी है वो रख देगा, और प्रॉम्प्ट मेरा ऑगमेंटेशन परफॉर्म हो जाएगी। बेसिकली जो यहाँ से ये दो लाइनें हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की, ये ऑगमेंटेशन परफॉर्म कर रही है। रिट्रीवल होके आ चुके हैं डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और प्रॉम्प्ट की लाइन हमारी ऑगमेंटेशन परफॉर्म कर रही है, यूजर क्यूरी को जोड़ रही है कॉन्टेक्स्ट के साथ। अच्छा, फिर क्या है, मैंने मॉडल अपना क्रिएट करा कि कौन सा मॉडल यूज करने वाला हूँ मैं, एलएलएम अपना चैट ओपन एआई यूज करने वाला हूँ मैं, और उसके अंदर से मॉडल कौन सा, GPT-4 हो। अब जब मैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट लगाऊंगा तो मॉडल को ये प्रॉम्प्ट जाएगा, और मॉडल इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके मुझे रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर रिटर्न कर देगा। बट क्या सिर्फ यही करेगा, नहीं, मैं अपनी सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी देखना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट की सोर्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट से निकल कर आया है। तो अभी हमने एक ही फाइल डाली हुई है तो मेटा डेटा सेम है, तो करंटली हमें पता है कि वो हर दफा वही करेगा। तो मैं जो हूँ रिटर्न के अंदर मैंने पेज कंटेंट भी प्रिंट कराया हुआ है, ताकि हमें पता चले कंटेंट क्या है जिसके ऊपर रैक परफॉर्म हुआ है। अच्छा, तो अब हम इसको चला देते हैं, और यहाँ पे हमारा ये लास्ट सेल है ओपन एआई के साथ जो हमारा रैक परफॉर्म कर देता है। आप लोगों को क्यूरी याद होगी कि मेरा क्वेश्चन था कि क्या चीज मेरी उसके अंदर से निकल के आनी चाहिए। अच्छा, अब इसको देखिए, कह रहा है सॉरी आई कांट आंसर द क्वेश्चन। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेलुसिनेशन आ गई। हेलुसिनेशन कैसे आ सकती है, मैंने अपने डेटाबेस को 2 दफा बना दिया था, उसकी वजह से आ सकती है, या मैंने उसकी एलएलएम के वेट्स को वो कर दिया कि आपको करना है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तो अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरी क्यूरी कैसी बनेगी। ओके, अच्छा, आप देखें, आप ऊपर से थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया था ओएस लॉक्स ऑफ द कंप्यूटर हीटिंग, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है जो इस क्यूरी के साथ जा रहा है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था अपना कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट है हमारा। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट के बाद दो डबल वो आ गए, स्पेसेस आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास यहाँ से आ गया रिस्पॉन्स, इफ योर लैपटॉप इज ओवर हीटिंग यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स जो हैं मेरे उसके अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर दैट लैपटॉप इज प्लेस्ड ऑन हार्ड फ्लैट सरफेस, अलाउ प्रॉपर वेंटिलेशन। तो अगर मैं इसके अंदर चेक करूं तो क्या मुझे इसके अंदर वेंटिलेशन का और फ्लैट सरफेस का वो मिलता है। ठीक है, ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग, yeah, the computer locks off without any error messages or the computer is overheating. Okay, second replace cooling devices. Check and clean laptops, vents and fans and remove any dust or debris that might be blocking airflow, or use a cooling pad to help dissipate and more effectively make sure the laptop is not exposed. जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं वो सारी इस वाले डॉक्यूमेंट से निकल कर आ रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है ये यहाँ पे
इसके साथ कनेक्ट हुआ है। द OS locks up कंप्यूटर ओवरहीटिंग ब्ला 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 करके, और दैट हैज कॉज्ड द OS locks up, और इसके आगे भी चीजें डॉक्यूमेंट इसका आया हुआ होगा। अच्छा, अब क्या है ये हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग आ रही है नीचे, जिसमें पूरा टेक्स्ट डेटा इसके अंदर एंटर हुआ हुआ है। अच्छा, ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन अब बनी है, इसका कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट भी बननी चाहिए, यूज केस भी इसका बनना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन बनाई हुई है, और उसको देखेंगे हम। अच्छा, पहले हम एज़्योर ओपनएआई देख लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से ओपनएआई चला सर रहे आई होंगे। हैव अ क्वेश्चन। सर पूछे। आवाज आ रही है? अच्छा सर, ये जो रिस्पांस आता है हमें मॉडल की तरफ से, इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे मार्कडाउन में? वो किस लेवल पे जाके फॉर्मेट होगा? फ्रंट एंड करेगा अच्छा, या रिस्पांस में ही होगा? ये रिस्पॉन्स में भी आप कर सकते हैं, और एक HTML पार्सर लगता है। अगर आप फ्रंट एंड पे करा रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है HTML पार्सर, वो क्या करती है कि ऑटोमेटिकली इसको ना वो कर देती है, फॉर्मेट कर देती है। और अभी मैं आपको स्ट्रीमलीट के ऊपर दिखाऊंगा इसको जनरेट करके, तो स्ट्रीमलीट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो फॉर्मेशन इज नॉट द इशू। आप एक क्या कहते हैं, जो जीपीटी देते हैं ना, जीपीटी ऑलरेडी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देता है आपको, उसका आपको फॉर्मेट करना नहीं होता। लेकिन अगर कभी भी फ्रंट एंड वाले को इशू आता है ना कि यार मुझे फॉर्मेट कर दो, तो आप उसको बोलोगे भाई आप लगा लो HTML पार्सर। HTML पार्सर इसको ऑटोमेटिकली जो है ना फॉर्मेट कर देता है, क्योंकि जीपीटी जो है ना समटाइम्स कुछ ऐसे वो देता है टैग्स, जो HTML पार्सर अंडरस्टैंड करता है, और उसके बिहाफ पे कहाँ पे बोल्ड रखना है, कहाँ पे इटैलिक रखना है, कहाँ पे हेडिंग है, ये ऑटोमेटिकली उसको HTML के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ओके ओके सर, क्लियर। अब हम एज़्योर ओपनएआई को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओपनएआई की एम्बेडिंग्स आ गई, डेटाबेस उठा लिया, यहाँ तक सब कुछ सेम है। कॉन्टेक्सचुअल डेटा आ गया, क्योंकि डेटाबेस और सारी हमारी इम्प्लीमेंटेशन अभी सेम है। सॉरी गाइस, बस ज़रा थोड़ी-सी कफ हुआ है, तो मुझे जो है माइक बंद करना पड़ता है। अच्छा, एक आप लोग को ना एरर आएगा इसके अंदर, जब आप लोग रन करेंगे ना, तो वो एरर आप लोग बहुत आसानी से छोटे से उससे सॉल्व कर सकते हैं। जब एम्बेडिंग फंक्शन कॉल कराएंगे ना, तो एम्बेडिंग फंक्शन एरर दे देगा आपको, आपसे मांगेगा ओपनएआई की एम्बेडिंग्स, ओपनएआई के ना क्रेडेंशियल्स मांगेगा। अब देखिए, ओपनएआई क्रेडेंशियल्स तो आपके पास है नहीं, एपीआई नहीं है, लेकिन एज़्योर चैट ओपनएआई के आपके पास क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे एक अपना फंक्शन चेंज करेंगे चैट ओपनएआई एम्बेडिंग्स का, जो हमने ऊपर इंपोर्ट कराया था। ये छोटी सी चीज का आप परफॉर्म करेंगे, थोड़ी एरर हैंडलिंग करेंगे, तो आप लोग को थोड़ी सी चीजें इन्हांस होंगी आपकी। यहाँ पे आप एज़्योर की एम्बेडिंग्स को इंपोर्ट करेंगे, ये आ गई एज़्योर ओपनएआई एम्बेडिंग्स, ये आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और ये कॉल कराएंगे नीचे। यहाँ पे आप लोग ये कॉल कराएंगे एज़्योर ओपनएआई एम्बेडिंग्स, और इसके अंदर ना आप लोग ये वाले क्रेडेंशियल्स पास कर देंगे, ये वाले, तो ये चल जाएगा। तो ये छोटा सा एक इसके अंदर एरर है, जो आप लोग को अपनी नोटबुक के अंदर फेस करना पड़ेगा, और जो आप लोग इसको रन करेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो ये एलएम हमारा फिर एज़्योर ओपनएआई के थ्रू इसको एक्सेस कर लेगा, और आपको इसके ऊपर परफॉर्म कर दे देगा रिस्पॉन्स। देखिए मेरे पास भी एरर आ गया, एज़्योर ओपनएआई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने ऊपर जो है इसको वो नहीं करा, डिफाइन नहीं करा। और जब मैं इसको रन करूंगा तो इसका एरर आएगा, बट स्टिल मैं अभी ओपनएआई वाला ही यूज करूंगा। अब आइए, चंक साइज मांग रहा है आपसे और चीजें मांग रहे हो, चंक साइज ऊपर सब कुछ इस कोड के अंदर मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग इसके पैरामीटर्स फुलफिल करते रहेंगे, ये आपका फंक्शन चल जाएगा। ओके, अभी ये ओपनएआई के एम्बेडिंग हम यूज कर रहे हैं, और एज़्योर ओपनएआई से चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होकर आ गया एज़्योर ओपनएआई के थ्रू, एज़्योर के इकोसिस्टम से, जिसके अंदर उसने वही सेम ही मुझे वो देगा इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मेरा डेटाबेस सेम है और मेरा चंक साइज सेम है। अच्छा, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बस छोटा सा आप लोग को मैं 5 मिनट का ओवरव्यू स्ट्रीमलीट के एप्लीकेशन का दूंगा, और ये पूरा फोल्डर मैं अभी जिप करके आप लोग को भेज दूंगा, जिसमें स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन होगी। सर ये एज़्योर पे अकाउंट क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं बनता होता, क्योंकि मुझे याद पड़ा है मैंने शायद कोई एक अदर ट्राई किया था, वो AWS था ये था। एज़्योर के ऊपर क्रेडिट कार्ड के साथ बनता है, लेकिन आप स्टूडेंट उसके पास सब्सक्रिप्शन फ्री ले सकते हैं, और जो अभी जो एज़्योर के क्रेडेंशियल्स इसके अंदर डले हुए हैं ये मेरे हैं,
तो आप लोग जब इसको कॉल करेंगे तो आप लोग को कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से एज़्योर को ट्राई करना चाहते हैं, एज़्योर के थ्रू चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, तो एज़्योर की चैट सपोर्ट पे आप बात करें और उनसे बोलें कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है और ये है, तो वो आप लोग को उसका स्टूडेंट वाउचर बनाकर दे देंगे, जिसमें $200 क्रेडिट होंगे और आप एज़्योर की कुछ सर्विसेज़ यूज़ कर सकेंगे। लाइक ये सिर्फ चैट पे अगर आप उनको बता दें तो उससे हो जाएगा हुँ, लाइक? हुँ। चैट सपोर्ट पे ओके, आप उनको बताएँ मसला, तो वो आपका ये काम हल कर देंगे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के पास अपनी स्टूडेंट मेल है। अगर अगर आप लोग यूबीआईटी में नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आपका स्टूडेंट ईमेल है तो आप उसके थ्रू भी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एक स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन है, तो इसको रन करने की कमांड भी देख लें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। स्ट्रीमलेट रन और फाइल नेम डॉट पाई, तो ये हमारी स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन को रन कर देगा। इसके अंदर जितनी भी कोडिंग डली हुई है सारी, जो मैंने अभी अपनी नोटबुक की फंक्शंस बनाए हैं वही इसके साथ मैंने कनेक्ट कराए हुए हैं, वही चल रहे हैं इसके अंदर। जो भी चीज़ बनाएं उसको लिंक्डइन पे ज़रूर डालें और मार्केट करें। इसके थ्रू आप लोग जो चीज़ें अपनी जनरेट करेंगे, जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो होपफुली बहुत अच्छी होंगी। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास से आप लोग निकालिएगा, जो भी यूज़ केस बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट की बुक है, पूरी सब्जेक्ट की बुक उठा के आप चंकिंग कर दें, पूरी चंकिंग करके पूरा डेटाबेस बना दें, डेटाबेस बना के एलएम लगा दें, एलएम लगा के उससे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें। तो ये बहुत बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन फिलहाल हमारी ये बनी है रैक की। अच्छा, अभी देखें एक इशू देखिएगा। मैं इसको लिखता हूँ हेलो। तो इसको मुझे ग्रीट करना चाहिए, इसको मुझे इसको रिप्लाई में मुझे हेलो कहना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी कह रहा होता है हमें, बट ये अभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्या कहता है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इट सीम्स लाइक द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर स्टेप्स टू बी टेकिंग इन ट्रबल शूटिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इश्यूज। इसको कुछ समझ नहीं आया कि मैंने इसको क्या बोला। इसको मुझे इसको ग्रीटिंग करना चाहता है। क्यों? रैक की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत सारे तरीके के रैप हैं, रैक्स परफॉर्म होते हैं। जब हम कोई रैक परफॉर्म करते हैं तो किसी स्पेसिफिक टाइप की चेन यूज करते हैं उसके अंदर। नॉर्मली हम कन्वर्जेशनल रिट्रीवल चेन यूज कर रहे होते हैं, और उसके अंदर और भी कोई रिट्रीवल क्यूए चेन्स होती हैं, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चेन होती है, जिसका अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग पर्पज है। कन्वर्जेशनल चेन क्या होती है? जो कन्वर्जेशनल बिहेवियर, ह्यूमन लाइक बिहेवियर को अचीव करती है एलएम के अंदर। और अभी हमने कोई चेनिंग नहीं करी है, हमने सिर्फ रैग इंप्लीमेंट करा है। हमने लैंग चेन से कोई चेन उठा के और एक स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं बनाया। तो इसलिए इसने मुझे हेलो के बदले में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ रिट्रीवल क्यूए की एप्लीकेशन है। मैं इसको क्वेश्चन दूंगा, ये मुझे आंसर देगी। मैं इसको क्वेश्चन दूंगा, ये मुझे आंसर देगा। मैं इससे चैटिंग इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशन नहीं कर सकता, तो ये कन्वर्जेशनल नहीं है। जब आप रैक को हाई लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, तो जब मतलब लाइक डीप डाउन स्टडी करते हैं, सॉरी, तो जब डीप डाउन स्टडी करते हैं तो आप उसकी रिट्रीवल चेन्स पढ़ते हैं, किस टाइप की चेन्स हैं, वो क्या करती हैं, हर चेन की क्या बेनिफिट है और क्यों यूज होती है। तो इसके थ्रू आप लोग यूज केस डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये एक रैक की स्पेसिफिक आगे जाके अगर होपफुली आप लोग इस चीज को आगे परस्यू करते हैं, चीजों को करते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक डोमेन है ये भी चैटबॉट्स की। तो आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, और इन सब के लिए सबसे अच्छी लेटेस्ट रिसोर्स है लैंगचेन। आप लैंगचेन से पढ़ें, लैंगचेन के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, अब मैं इसे लिखता हूँ। पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट में से कुछ निकालते हैं। ऐसे लिख देता हूँ मेरा इसके अंदर ना एक है फेल्ड टू लोड बूट डिस्क। इसके अंदर एक है ठीक है, ये रहा, द कंप्यूटर डिस्प्लेज अ बूट कॉन्फ़िगरेशन एरर व्हाइल लोडिंग। अच्छा, एक मसला है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कि जो टेबुलर फॉर्म है ना इसकी, ये सॉर्टेड नहीं है। सॉरी, माइक म्यूट करना भूल गया था। अ, ये सॉर्टेड नहीं है। ये जो है ना इस तरीके से सॉर्ट हुई हुई है कि ये कॉलम वाइज सॉर्ट हुई हुई है। पहले एक कॉलम आ रहा है, फिर दूसरा कॉलम आ रहा है, फिर तीसरा कॉलम आ रहा है। इसको रॉ वाइज सॉर्टेड होना चाहिए था। ये रॉ वाइज सॉर्टेड नहीं है, तो इसलिए मुझे मेरे रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिल रहे। अगर ये रॉ वाइज सॉर्टेड होती तो ये मुझे रिजल्ट भी अच्छा देती। तो कुछ इस टाइप की चीजें जो आप लोग को आगे ये ऐसी चीजें भी आप लोग को फेस करनी पड़ती हैं। मेरे पास एक दफा एक क्लाइंट आया था, उसने एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट दी, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, उसकी सॉर्टिंग सही नहीं थी, तो हमारा
सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा था। तो बहुत दिन बाद फिर मैंने उसके डेटा के ऊपर काम करा, तो फिर मुझे समझ में आया, तो फिर मैंने उसका लिखा कि मैंने आपके डेटा पे काम करा और ये मसला था आपके डेटा के अंदर। तो फिर उसने मुझे उसके हिसाब से ही पे करा फिर बाद में कि आपने मेरे डेटा पे ही काम करा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोग को देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसने मुझे दिया कि बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड द एरर boot configuration data missing could be caused by improperly shutting down the computer or an unsuccessful Windows update। ठीक है, इसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में से जो जो सोर्सेज इसने यूज करी वो यहाँ प्रिंट करा दी कि क्या सोर्सेज इसने यूज करी हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इसने मुझे आंसर जनरेट कर दे दिया। सो मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई हुई है स्ट्रीमलीट की, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, और यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल वर्क खत्म होता है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सोफा तो मुझे ज़रूर बताएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक चीज़ और है आखिरी, और उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। सर ये जो हमारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, इसके अंदर अगर हम रैक को इस्तेमाल करना चाहें, अगर कस्टम बनाना हो फॉर तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? लाइक रैक को उसमें किस तरह यूज कर सकते हैं? लाइक यूज फाइनल ईयर केस हम प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग को अगर रैक बनाना है, अच्छा मैंने ना अभी एक लास्ट एप्लीकेशन मैंने रैक को यूज करके बनाई है, बहुत बहुत एक ऑफिस में एक मेडिकल यूज केस बनाया है हमने। एक मेडिकल इंजरी, एक डेंटिस्ट के हिसाब से डेंटल इंजरीज होती हैं, तो उसके ऊपर हमने बनाया। जब आप रैग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका यूज केस या आपका डेटा बहुत मजबूत होना चाहिए, जो आप उसके ऊपर चैटबॉट्स ही बना सकते हो ओनली, या आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा चैटबॉट, रैग बेस्ड चैटबॉट बना के इंटीग्रेट करा सकते हैं, जो यूजर को नेविगेट करने में हेल्प करे, या असिस्टेंस दे, या प्रोडक्ट्स दे, या रिकमेंडेशन सिस्टम हम रैग इंप्लीमेंट करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने सर्च करा कि भाई मुझे जो है अच्छा रैक के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं, कि यूजर ने आपके प्लेटफॉर्म पे आके ना कोई प्रोडक्ट सर्च करा कि उसको जो है ना रेटिंग वाइज प्रोडक्ट देखना है, तो आपकी नॉर्मल रिकमेंडेशन की बजाय आपने एक रैक बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसने उसको बहुत हाईली बेसिस के ऊपर, नॉर्मली हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम कस्टमर के फीडबैक्स पे बने हुए होते हैं या रेटिंग्स पे बने हुए होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई रेटिंग का सिस्टम नहीं होगा, ये जस्ट जाएगा आपके डेटाबेस को क्यूरी करेगा, और उसके अंदर जिसकी रेटिंग हाई है और जिसके वो हैं, आपको कोई अलग से परफॉर्म नहीं करनी मैथमेटिक्स या एल्गोरिदम्स, ये वो उठा कर ले आएगा। तो आप इस तरीके से रैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, या तो मेडिकल यूज केस हो, हमारा जो यूज केस ऑफिस के अंदर वो डेंटल इंजरी से फर्स्ट एड से रिलेटेड है। अगर हमारा बॉट कोई भी डेंटल इंजरी के अंदर यूज करता है तो उसके दांत को जिंदा रखा जा सकता है। बेसिकली लोगों का ना दांत टूट जाता है, फिर वो टूटा ही रहता है, कभी बनता ही नहीं है फिर बाद में ना, कि वो जो उसकी जड़ होती है वो मर जाती है, और जो उसके रूट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, रोकना है, और उसको कितनी देर के अंदर या उसका टाइम किस तरीके से इंक्रीज करा जा सकता है उसको बचाने का, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रैक बनावे, तो या तो यूज केस अच्छा हो, या आप कहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एज अ एड ऑन यूज कर सकते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक छोटा सा 2 क्वेश्चंस का ये सर्वे है, आप लोग क्यूआर स्कैन करके काइंडली अपने मोबाइल से फिल कर दिएगा। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्वे है हमारे लिए, जो लाइक हमारा सेशन कैसा गया, आपने जिस स्टूडेंट एम्बेसडर का आपने सेशन अटेंड करा है उसका सेशन कैसा गया है, और उसके बाद बस रेटिंग करनी है। तो इसमें जस्ट 2 क्वेश्चंस ही हैं, शॉर्ट स्केल के हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नाम वगैरह भी नहीं पूछता है, बट डायरेक्ट जो है मैं इसको ग्रुप पे भी व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ इसका लिंक। तो ये आप लोग काइंडली ज़रूर फिल कर दिएगा, और आप लोग को इस इवेंट के पर्क के अंदर आप लोग को एज़्योर ओपन एआई के थ्रू आप लोग को दिया गया है मॉडल, तो 3 दिन तक वो ऑन है। तो आप लोग जो भी एप्लीकेशन बनाएं, जो भी यूज़ केस परफॉर्म करें, तो आप लोग वो ज़रूर लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, मुझे टैग करें, एमएलएसए यूके के प्लेटफॉर्म को टैग करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एमएलएसए को टैग करें, और लोग जो भी आप लोग के कनेक्शन रेलिवेंट कनेक्शन हैं उन सबको आप लोग टैग करें इसके ऊपर, तो आपकी रीच बढ़ेगी और कनेक्शंस बढ़ेंगे लिंक्डइन पे। तो ये जो मैंने लिंक भेजा, आप लोग प्लीज इसके थ्रू इसको फिल आउट कर दिएगा। और क्या हम अपने सेशन कंक्लूड करें? आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। बस सर ये फिल जो कर दी। रिसोर्स वाली बात आपने की काइंडली ये बता दें, क्या रिसोर्स बता वाला दूं? जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 3 दिन तक कोई रिसोर्स मिलेगा ना एजोर की तरफ से, जो हाँ, भी। अच्छा मैं बताता हूँ दोबारा कि जो आपकी नोटबुक है, जो मैंने आप लोग को नोटबुक दी है ना IPYNB की, इसके एंड में यहाँ पे
मैंने अपने क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप लोग GPT-4o यूज कर सकते हैं। तो GPT-4o आप लोग 3 दिन तक यूज कर सकते हैं इसके थ्रू, और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं रैक की या कोई भी आपकी जीपीटी से रिलेटेड एप्लीकेशन आप लोग उसकी प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो ये 24 दिसंबर की रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। तो ये आप लोग का इस इवेंट का पर्क है। और मैं इसका एक एडिशनल कोड भी भेज दूंगा जिसके थ्रू आप लोग इमेज इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं वो कोड भी आप लोग को भेज दूंगा इसका। मैं आई गेस साथ साथ इसी के अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पर है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, इसके हाँ रेलेवेंट पूछो। नहीं है लेकिन वैसे एमएलएसए के अकॉर्डिंग है। अब हम्म, तो उन्होंने काफी वो टफ कंडीशंस कर दी हैं, तो अब कैसे बना जा सकता है एमएलएस? यार कंडीशन टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया प्रोसेस। असल में मसला ये हुआ था कि बीच में जो है ना बहुत इनएक्टिव स्टूडेंट्स आ गए थे। ऐसे लोग आ गए थे जिनकी जरूरत नहीं है प्रोग्राम को। ठीक है, तो वो लोग जो है ना कोई काम नहीं करते थे या ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे थे, और कुछ वायलेशंस भी कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशंस कर रहे थे। तो उन लोगों ने इसकी वजह से ना थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी कर दिया कि वही लोग हैं जिनका नेटवर्क लेजिट है, जिनके जो काम करते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कर चुके हैं पहले। ये बिल्कुल फ्रेश लोगों को भी ले रहे थे। जब मैंने ज्वाइन करी थी मुझे कुछ नहीं आता था, तो अगर मैं आज उस मुकाम पे खड़ा होता तो शायद मैं नहीं बन पाता। तो सर इसी आपका वजह से एक्सपीरियंस कैसे है एमएलएस से? करना चाहिए ज्वाइन, क्या कहते हैं आप? यार करना तो चाहिए। देखो इसके अंदर ना मैंने एमएलएस से ज्वाइन करने से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सबसे पहली बात ये है, जो मैं ये सेशन ले रहा हूँ, तो एक स्टेज फियर खत्म होता है इस चीज से। सॉफ्ट स्किल्स बहुत बेटर होती हैं आपकी। और आपने जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी का आप पार्ट होते हैं तो आप इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं इंटरनेशनली, और जब आप किसी जॉब पे अपने करियर के अंदर जाके इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं तो वो भी आपको प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपने ऑलरेडी कम्युनिटी आवर्स करे हुए होते हैं, आपको लोगों से बात करना आती है, नए लोगों से बात करना आती है, टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको बात करना आती है, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। और नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है वो आप लोग को देता रहता है। आप मतलब जो भी एम्बेसडर्स होते हैं वो उसको टेस्ट करते हैं, तो आप लोग को टेस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसके बदले में आप लोग को रिकमेंडेशन लेटर मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो बहुत सारे पर्क्स हैं जो आप लोग इसके थ्रू ले सकते हैं। तो ज्वाइन तो जरूर करनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि अगर आप एमएलएस से ही ज्वाइन करो, बहुत दूसरी कम्युनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, जीडीएससी है, अमेजोन है, और पोस्टमैन स्टूडेंट लीडरशिप है बहुत हिडन, गिटहब स्टूडेंट एक्सपर्ट्स है, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स, वो भी बहुत अच्छी है। जी जी। और भी चीजें हैं। अच्छा मैं आप लोग को अपडेटेड कोड के साथ ही दोबारा पूरा फोल्डर उठा के भेज देता हूँ ग्रुप पे, और बाकी हमारा सेशन आज यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन है तो मैं हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, या हम कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर क्या ओके, अल्लाह आप हाफिज। एमएलए इंजीनियर हैं क्या? लाइक क्योंकि मैंने आई गेस आपके 20 मिनट्स की जो पहले जो इंट्रो था आई गेस वो मेरे से मिस हो गया। तो मुझे इस वजह से मैं ये जानना चाह अच्छा। रही हूँ कि आप क्या अच्छा अच्छा ये एमएलए इंजीनियर है क्या? सॉफ्टवेयर हाउस में क्या है? अच्छा करंटली मैं काम कर रहा हूँ आगा खान के अंदर। आगा खान के अंदर एक रिसर्च टीम के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ और एज अ एप्लीकेशन डेवलपर काम कर रहा हूँ। बाय एक्सपर्टीज मैं डेटा इंजीनियर हूँ। डेटा इंजीनियर के काम क्या होता है कि वो एपीआईज बनाता है, एपीआई इंटीग्रेट करता है, ईटीएल पाइपलाइंस बनाता है, ऑटोमेशन परफॉर्म करता है। तो उसकी कुछ ये सारी खासियत होती है। और उसके साथ साथ फिर मुझे थोड़ा डेटाबेसेस की नॉलेज है क्योंकि मैं डेटा इंजीनियर हूँ, डेटाबेसेस मुझे आते हैं। और उसके साथ साथ मैं स्टार्टिंग मैंने करियर अपनी करी थी फ्रंट एंड इंजीनियर से, एचटीएमएल सीएसएस, तो फ्रंट एंड डेवलपर था मैं। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में फ्रंट एंड डेवलपर था, सेकंड ईयर के अंदर मैं डेटा एनालिस्ट था, थर्ड ईयर के अंदर मैं डेटा इंजीनियर हो गया था, फिर मैं डेटा इंजीनियर ही हूँ। तो इसके थ्रू ये मेरा एक पाथ है जिसके थ्रू मुझे सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर मेरा हाथ हो गया। तो एक तरीके से मैं फुल स्टैक भी कहलाता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर लेता हूँ फ्लटर पे, वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर लेता हूँ फ्लास्क पे, और और डेटा इंजीनियर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी इंटर्नशिप्स और अपना करियर जो है वो डेटा इंजीनियर साइड बनाया हुआ है। ओके सर, और थैंक यू। और डेटा इंजीनियर को मोस्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी आने चाहिए, जिसलिए मुझे जीसीपी और एज्योर आता है। तो इसके थ्रू भी जो जितनी भी एआई की सर्विसेज हैं वो मैं टाइम बाय टाइमली जो हूँ ट्राई आउट करता रहता हूँ, एप्लीकेशंस बनाता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम चैटबॉट डेवलपर भी था। एक कंपनी है हेजडोर, तो हेजडोर के अंदर मैं अपना चैटबॉट डेवलपर था। तो अभी करंटली मैं नहीं हूँ, उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, बट ओनली मैनेजमेंट के अंदर हूँ। तो इसलिए मेरे पास उसकी भी कुछ नॉलेज है। इसके अंदर कुछ आखिर में रिसोर्सेज भी हैं
जिसके थ्रू आप लोग फर्दर लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मेरे ख्याल से एंड करते हैं। और कितने लोग हैं? ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चन तो आप लोग रह सकते हैं, अदरवाइज 2 मिनट बाद मैं ऑलरेडी इसको बंद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।